मुंबई, इंडिया। चौहान मैंशन। अश्मिता ने जब नीचे जाकर देखा तो उसके पैर नीचे उतरते वक्त स्टेयर्स पर ही रुक गए और वह कुछ पल के लिए हैरान रह गई क्योंकि इस वक्त नीचे हॉल में सोफे पर कोई और नहीं बल्कि अरुण चोपड़ा बैठा था। अश्मिता उसे कुछ पल ऐसे ही स्टेयर्स पर खड़े हुए देखते रही, फिर कुछ पल रुककर अपने धीमे कदमों से सोफे के पास आकर रुकी। अरुण की नजर जैसे अपने बराबर में खड़ी अश्मिता पर गई तो वह अपनी जगह से खड़ा हो गया। अश्मिता ने उसे ऐसे खड़े होते हुए देख बैठने का इशारा किया और खुद भी वह उसके बराबर में दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गई। आज अश्मिता और अरुण दोनों के चेहरे पर एक अलग ही भाव थे जो शायद उन दोनों पहले कभी एक दूसरे के चेहरे पर नोटिस नहीं किए थे। अश्मिता जितनी परेशान दिख रही थी तो अरुण का चेहरा भी उदास दिख रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह आज मन से बहुत उदास है और वह किसी भी वक्त रो सकता है। अश्मिता भले ही खुद काफी परेशान और टेंसर थी लेकिन अरुण के हाव भाव भी वह बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी। अश्मिता अटकते हुए आवाज में उससे बोली, क्या हुआ है? कुछ परेशान लग रहे हो? अरुण जब से आया था तब से उसका सर नीचे झुका हुआ था और वह लगातार जमीन को घूर रहा था। तब जैसे ही अश्मिता की आवाज उसके कानों पड़ी तो उसने सर उठाकर अश्मिता की ओर देखा और देखते ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू का उसकी आंख से बह गया। अश्मिता इस तरह अरुण को रोता देख घबरा गई और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वह अरुण के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोली, व्हाट हैपेंड? तुम ऐसे रो। इसके आगे वह कुछ बोलती अरुण ने तुरंत उसे हक करके रोने लगा। इस वक्त अरुण का सर उसके बराबर में खड़ी अश्मिता के पेट पर था और अश्मिता उसके आंसू अपने पेट पर साफ फील कर सकती थी। अश्मिता इस वक्त अपना दुख भूल चुकी थी और वह न चाहते हुए भी अरुण के दुख में शामिल हो गई थी। अचानक अरुण के हक करने से अश्मिता को थोड़ा अनकंफर्ट और गुस्सा तो आया था, लेकिन जब उसने अरुण को इस तरह रोते देखा तो कुछ देर के लिए उसे पुराने वाले अरुण की याद आ गई और कुछ देर के लिए उसका दिल पिघल गया। जब कुछ देर बाद भी अरुण उससे अलग नहीं हुआ और वह ऐसे ही रोता रहा तो उसको शांत करने के लिए अश्मिता के हाथ खुद ब खुद उसके बालों में चले गए, जिसे फील करते ही अरुण ने उसे और कसकर हक कर लिया। कुछ देर बाद अरुण के अलग होते ही अश्मिता भी अपनी जगह जाकर बैठ गई और अब उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस ने जगह ले ली। अश्मिता कुछ पल रुककर अपनी गले की खराश मिटाते हुए बोली, क्या हुआ है? अरुण कुछ पल रुककर धीरे से बोला, सॉरी। अरुण के मुंह से सॉरी सुनकर अश्मिता कुछ देर के लिए हैरान हो गई और वह न समझी में अरुण की ओर देखने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरुण आखिर किस चीज के लिए उससे सॉरी बोल रहा है, क्योंकि ऐसी तो बहुत सी वजह थी जिस पर उसके मुताबिक अरुण को उससे माफी मांगनी चाहिए थी, जैसे उसे धोखा देने के लिए और सबसे ज्यादा इमोशन वक्त पर उसका साथ छोड़ने का। ऐसी बहुत सी वजह ही थी सॉरी बोलने की, लेकिन अभी वह किस चीज के लिए बोल रहा है यह उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी अरुण अपनी जगह से उठकर धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया और उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बैठ गया। अरुण धीरे से बोला, सॉरी फॉर एवरीथिंग एंड एवरी सिंगल मिस्टेक, इनफैक्ट सिन। अश्मिता बस उसे बिना किसी भाव के देखती रही। तभी अरुण फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी अश्मिता, मुझे पता है मेरी कोई भी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि मेरी हर गलती एक पाप थी और जो जो गुनाह मैंने तुम पर किए हैं उसकी सजा मेरी किस्मत ने मुझे दे दी है, मेरा सब कुछ छीन कर। लेकिन अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हर सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। पर अश्मिता मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुमसे मोहब्बत करते हुए भी तुम्हें धोखा दिया। लास्ट में उसकी आवाज टूटने लगी थी। इस वक्त वह बहुत बेसहारा और बिखरा हुआ लग रहा था। अपनी बात बोलते हुए भी अरुण की आंखों से आंसू लगातार जारी थे और आखिर में जब उससे नहीं रहा गया तो उसने अश्मिता का हाथ अपनी आंखों पर रख लिया और वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसे देखकर अश्मिता समझ गई थी कि उसके इमोशन सच्चे हैं और आज वह उससे किसी तरह का झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी अश्मिता का दिमाग उसे माफ करने को मना कर रहा था और वही उसका दिल अरुण की यह हालत देखकर टुकड़ों में टूट रहा था, जिसका सबूत उसकी आंखों से बहते आंसू थे। उससे इस तरह अरुण को रोते हुए देखा नहीं जा रहा था। उसका बस चलता तो वह अभी अरुण को कसकर गले लगा उसे शांत करने के लिए बोल देती कि उसने आज उसे माफ कर दिया है, लेकिन उसका दिमाग उसे ऐसा न करने पर मजबूर कर रहा था। उसके दिमाग में बस अरुण के धोखा देकर उसे अकेले छोड़ जाने के बाद बार बार घूम रही थी, जिससे वह चाहकर भी उसे माफ नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि अरुण शायद आज तक नहीं रोया था। वह भले ही बहुत इमोशनल और सेंसिटिव था लेकिन कभी इस तरह रोया नहीं था। इसका मतलब आज उसे सच में अपनी की गई गलतियों का रिग्रेट है। करीब 1 घंटे बाद भी जब अरुण शांत नहीं हुआ और उसका रोना सिसकियाई में बदल गया तो अश्मिता के दिल में एक दर्द होने लगा। उसके मन में ख्याल आया कि अरुण को एक तरह की बीमारी है कि अगर वह कुछ देर ऐसे ही इमोशनल ट्रॉमा गुजरता रहा तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि एक बार पहले भी उसे हाइपरटेंशन की वजह से माइनर अटैक आ चुका था। इसलिए अरुण की तबीयत का ख्याल आते ही अश्मिता एकदम से उससे बोली, आई फॉरगिव यू। मुंबई, इंडिया। चौहान मैंशन। अश्मिता की बात सुन अरुण ने हैरानी से अश्मिता की ओर देखा और आंखों ही आंखों में उससे एक सवाल किया कि क्या वह सच कह रही है? क्या उसने सच में उसे माफ कर दिया है? और फिर उसकी आंखों को पढ़ते हुए अश्मिता ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। यह देख अरुण अश्मिता के गले लग गया। कुछ देर बाद वह दोनों बिल्कुल नॉर्मल होकर एक दूसरे के साथ बैठे हुए बातें करने लगा। तभी अरुण हिचकिचाते हुए बोला, यष्टि कहाँ है? अश्मिता कुछ पल रुककर बोली, वह अब्रॉड में है। मैंने वापस उसे उसकी मासी के पास उसे अब्रॉड भेज दिया है। यह सुन अरुण कुछ पल रुककर धीरे से बोला, ऐसा क्यों? क्या यहां वह सिर्फ नहीं थी? अश्मिता धीरे से बोली, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ है उसके भी कुछ दुश्मन जिसे उसने खुद बनाया हुआ है। अरुण उसे देखते हुए बोला, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ देर सोचने के बाद अश्मिता एक गहरी सांस लेकर खोए हुए अंदाज में बोली, जब अब्रॉड से छुट्टियों में आई थी तब तक तो ठीक थी, लेकिन पता नहीं कब उसने कहा कैसे ऋषभ को देख लिया और उसके लिए पागल हो गई, और उसी पागलपन में आकर उसने वह सब किया। यह सुन अरुण अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, ओ गॉड अश्मिता, बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो।
और सीधे पॉइंट पर आओ। ऑलरेडी सर में दर्द हो रहा है। उसे ऐसे देख अश्मिता ने एक गहरी सांस ली और उसे सब कुछ बताने लगी। अश्मिता बोली, वो मैं और यष्टि की जिद पर ऋषभ की बर्थडे पार्टी अटेंड करने गए थे तो उसमें फ्लैशबैक। ऋषभ की बर्थडे पार्टी में यष्टि बार बार ऋषभ की और अपनी चमकती हुई आंखों से बिना पलकें झपकाए एकटक देख रही थी, जिसे ऋषभ ने नोटिस कर लिया था। वह तब अनन्या के साथ था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और फिर कुछ देर बाद अनन्या को एक्सक्यूज करके वह सीधा अश्मिता की ओर आया। आते ही ऋषभ डेविल स्माइल करते हुए सरकास्टिकली बोला, सीएम साहिबा, आई होप कि आप यह पार्टी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगी। उप्स, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है, वह तो दिख ही रहा है कि आप कितने अच्छे से एंजॉय कर रही है। मतलब के माहौल में इतना खो गई है कि आपको अपने आसपास का भी नहीं पता कि चल क्या रहा है। अश्मिता ऋषभ के सरकास्म को अच्छे से समझ गई थी कि उसका इशारा यष्टि की ओर था क्योंकि अपनी बेटी की हरकतें उसने पहले ही नोटिस कर ली थी। और अब ऋषभ की बात सुन उसे शर्मिंदगी होने लगी। उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। तभी ऋषभ वापस से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सर्द आवाज में उसे वार्निंग देते हुए बोला, अगर नहीं पता चल रहा है तो पता करो, क्योंकि क्या है न, मैं गलती करने वालों को बहुत अच्छे से पनिश करता हूं तो सोचो गुनहगारों के साथ क्या करूंगा, और सोचो तुम्हारी बेटी के साथ क्या करूंगा। बोलकर वह डेविल स्माइल करके एक नजर यष्टि को देखकर अनन्या के पास चला गया। ऋषभ को अपनी तरफ मुस्कुराता देख यष्टि तो खुशी से पागल हो गई थी और वह मन ही मन में भगवान को थैंक्स करते हुए ब्लश कर रही थी। उसने बस ऋषभ की स्माइल देखी थी और उसकी स्माइल में छुपी डेविलनेस को पूरी तरह अनदेखा कर दिया था, या यूं कहे कि वह समझ ही नहीं पाई थी। और वही ऋषभ की बात में छुपी उसकी वार्निंग सुन डर के मारे अश्मिता के पसीने छूटने लगे थे। तभी जैसे ही उसकी नजर यष्टि की इस हरकत पर गई तो अश्मिता ने अपना सर न में हिला दिया और वह जल्दी से अपना पसीना पोंछकर यष्टि के पास आई। अश्मिता उसे घर वापस चलने के लिए कन्वेंस करने लगी, लेकिन यष्टि की न सुनकर वह बहुत इरिटेट हो चुकी थी। इतनी देर से यष्टि को घर वापस चलने के लिए मना मनाकर वह थक चुकी थी और उसने अपने दिल में खुद से ही यह प्रॉमिस कर लिया था कि वह एक बार यष्टि को अपने साथ घर ले जाए, उसके बाद वह उसे हमेशा के लिए उसकी मासी के पास वापस उसे अब्रॉड भेज देगी। वही अश्मिता ने जैसे ही अपनी हिम्मत हारी तो तुरंत उसकी नजर ऋषभ पर चली गई, जो अनन्या के साथ मुस्कुराते हुए बातें करते हुए उनकी तरफ ही देख रहा था। यह देख अश्मिता वापस से घबरा गई और इस बार उसने यष्टि को कन्वेंस कर ही लिया अपने साथ वापस ले जाने के लिए। अश्मिता की ऐसे हालत देख ऋषभ के फेस पर डेविल स्माइल तैर गई। फ्लैशबैक एंड। सारी बात सुनने के बाद अरुण अच्छी तरह समझ गया था कि क्यों अश्मिता ने यष्टि को अब्रॉड भेजा था, ऋषभ से सेफ करने के लिए। सारी बात बताने के बाद अश्मिता कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि अचानक ही बात बताते हुए उसे ऋषभ की गिफ्ट यानी नीलामी के बारे में ख्याल आया। यह याद आते ही एक टेंशन की लकीर फिर से अश्मिता के चेहरे पर छा गई, जिसे देख अरुण उसके हाथ पर हाथ रखकर बड़ी ही सॉफ्टली बोला, क्या हुआ है जाना, अचानक से इतना परेशान क्यों हो गई। यह सुन अश्मिता ने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं पर कंट्रोल करते हुए उसने थोड़ी देर पहले हुई अपने और ऋषभ के बीच की सारी बात अरुण को बता दी। सब कुछ सुनने के बाद अरुण धीरे मगर हैरानी से बोला, नीलामी, जिसे सुन अश्मिता की आंखों में अब तक रुके आंसू बह पड़े। यह देख अरुण ने जल्दी से अश्मिता को गले लगाकर उसे शांत करते हुए कहा, तुम परेशान न हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, ओके। वही अश्मिता से अब और नहीं रहा गया और वह अरुण से गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। रात का वक्त, दिल्ली, इंडिया। होटल पैराडाइज में अभिषेक आज अपने उसी दोस्त से मिलने आया था, जो उसके दुश्मन का दुश्मन होने पर कुछ दिन पहले उसका दोस्त बना था। एक वीआईपी रूम में बैठकर अभिषेक अपने उस दोस्त का इंतजार करने लगा जिसके साथ मिलकर उसने अपने दुश्मन को मिटाना था। तभी रूम का दरवाजा खुला और एक लंबा छोड़ा आदमी रूम में एंटर हुआ, उसके पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड भी थे। उसे देख अभिषेक अपनों जगह से खड़ा हो गया। आखिर कौन है अभिषेक का ना? दिल्ली, इंडिया। उस आदमी को देख अभिषेक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसका वेलकम करते हुए बोला, आइए बॉस, आप ही का इंतजार था। तभी उस आदमी ने अभिषेक के सामने एक सिंगल सोफे पर बैठते हुए अपने चेहरे पर लगे हुए मास्क को हटाया और मास्क के हटाने के बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तभी अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको यहां देखकर बहुत खुश हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे लिए यहां इंडिया। यह सुन वह आदमी अपनी ठंडी आवाज में बोला, गलत मिस्टर रायचंद, मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने एक खास मकसद के लिए रशिया से इंडिया आया हूं, क्योंकि इतनी औकात इथान लाचलान किसी को नहीं देता। यह कहकर वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि इथान लाचलान था। तभी अभिषेक कुछ पल रुककर बोला, ओके बॉस, तो क्या सोचा है आपने, हमें क्या करना होगा? इथान फिर से अपनी कड़क आवाज में बोला, करना मुझे नहीं बल्कि तुम्हें होगा, क्योंकि मैं तो ऑर्डर्स दूंगा जिन्हें सिंपली तुम्हें फॉलो करना होगा। यह सुन अभिषेक ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। तभी इथान कुछ पल रुककर बोला, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर तुम अपनी ही भतीजी को मारना क्यों चाहते हो? अभिषेक उसी के एटीट्यूड में बोला, गलत मिस्टर लाचलान, मगर मैं उसे मारना नहीं बल्कि रास्ते से हटाना चाहता हूं। और रही बात भतीजी की, तो वह मेरी सगी नहीं है। पता नहीं किसके खून से उसमें बेवफाई आई है, जो हमारे इतने एहसान करने के बाद भी उसने हमें धोखा दिया और चली गई उस ऋषभ कुंद्रा के पास और दे दी सारी जायदाद उसे। बोलते हुए उनके दांत और हाथ दोनों कस रहे थे। अभिषेक की आंखों में गुस्सा देख इथान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। वह एकदम से बोला, ओके ओके, अपना यह गुस्सा संभाल कर रखो, बाद में काम आएगा। मुंबई, चौहान मैंशन। वही दूसरी तरफ अश्मिता और अरुण अभी बात कर ही रहे थे कि तभी एक सर्वेंट ने अश्मिता के पास एक एनवलप लाकर दिया। अश्मिता उस एनवलप को देखकर कुछ समझ गई थी कि उसमें क्या हो सकता था, लेकिन इससे पहले वह उसे खोलकर पढ़ पाती। अरुण तुरंत उसके हाथ से वह लिफाफा लेकर खोलने लगा। एनवलप को खोलकर वह उसे पढ़ने लगा और वही अश्मिता उस एनवलप में एग्जैक्टली क्या है यह सुनने के अरुण के बलने का इंतजार करने लगी।
नोटिस पढ़ने के बाद अरुण धीरे से मगर उदासी भरी आवाज में बोला, कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस आया है मेंशन को 2 दिन के अंदर खाली करने के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद नीलामी है। यह सुन अश्मिता ने अपनी आंखें बंद कर ली और वही अरुण के पास सोफे पर बैठ गई और उसके कंधे से अपना सर टिका लिया। अरुण उसको दिलासा देते हुए बोला, डोंट वरी, हम मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, और रही बात रहने की तो चोपड़ा मेंशन भी तो तुम्हारा अपना ही घर है, हम वहां साथ में रह लेंगे। यह सुनकर अश्मिता ने बस अपना सर हिला दिया। कुंदरा पैलेस। ऋषभ इस वक्त अपने बेडरूम में बेड पर बैठे हुए था और अनन्या उसकी लैप पर बैठी हुई थी। ऋषभ के हाथ अनन्या के बालों में चल रहे थे, तभी अनन्या अपनी आवाज में मासूमियत लाते हुए बोली, जाना जरूरी है क्या? क्या मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ? ऋषभ उससे धीरे से बोला, आई हैव टू गो वाइफी, बस 1 हफ्ते की बात है, कुछ जरूरी काम है, उसे खत्म करके मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा, सो डोंट वरी एंड चिल। इस पर अनन्या चिढ़ते हुए बोली, आप हर बार यही करते हैं, कभी बिजनेस के काम से यहां तो कभी वहां, आप हर बारी आउट ऑफ कंट्री जाते हो और अभी भी अकेले ही लंदन जा रहे हो, अगर जाना ही है तो मैं क्यों नहीं चल सकती आपके साथ? ऋषभ एक गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि वाइफी तुम्हारी पढ़ाई जिसके साथ मैं तुम्हें कंप्रोमाइज करने नहीं दे सकता, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, और तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे हॉलीडेज में मैं तुम्हें खुद अपने साथ घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारी स्टडी डिस्टर्ब होगी। बोलते हुए वह ऐसा लगता था जैसे वह कोई छोटी बच्ची को उसकी जिद करने पर उसे प्यार से समझा रहा हो। माया का घर। माया इस वक्त अपनी मिमी के साथ उनके कमरे में थी। दवाई देने के बाद माया मिमी को उनके बेड पर अच्छे लेटाकर उनको ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, मिमी अभी आप सो जाओ, मुझे कल सुबह ही अपने मिशन के लिए दुबई को निकलना होगा, क्योंकि मुझे अलविदा कहने के लिए आपको जल्दी उठना है, तो इसलिए आप जल्दी सी जाइए। यह सुन मिमी उदासी से बोली, बेटा जाना जरूरी है क्या? तू पहले ही 1-2 दिन का बोलकर अपने मिशन से 4 से 5 दिन में आती थी, और अब तो तू कह रही है कि टाइम को कुछ पता नहीं। बेटा तेरे बगैर मैं इतने दिन अकेले कैसे रहूंगी? यह सुन माया उनके पास में बैठकर प्यार से उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, और यहां भी आपको हर वक्त यानी 24 घंटे 2 बॉडीगार्ड छुपकर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यह सुन मिमी फिर से बोली, लेकिन बेटा मैं प्रोटेक्शन की नहीं बल्कि अकेलेपन की बात कर रही हूं, तू जल्दी आने की कोशिश करियो ना, क्योंकि तेरे बगैर यह घर खाने को दौड़ता है, बहुत अकेला महसूस होता है। यह सुन माया कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर अचानक उसे कुछ याद आया, वह कुछ पल रुककर बोली, लेकिन आप अकेले कहाँ है? आपका वह साथी है न, जिसे आप अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर देती है और अपने आप को मिमी बुलवाती है, वह है न, उससे बात कर लेना। बोलते हुए उसके चेहरे पर चिढ़ और जलन साफ झलक रही थी। उसने यह बात गुस्से में बोली थी। वही उसकी बात सुन अचानक मिमी के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे यह तो मैं भूल ही गई थी, सही कहा तुमने, जब मेरे पास विहान है तो मैं अकेली कहा उसको बुला लिया करूंगी, बड़ा ही अच्छा बच्चा है मेरी। इसके आगे वह कुछ बोलती माया बीच में ही उन्हें चुप कराते हुए बोली, ठीक है मैं चलती हूं, मुझे भी सोना है, गुड नाइट। माया ने अपनी बात गुस्से में बोली थी, लेकिन वह यह देखकर चिढ़ गई थी कि उसकी मिमी बजाय उसके गुस्से को परखे उसकी बात पर खुश हो रही थी और हाँ में हाँ मिला रही थी। माया को जब लगा कि अब उससे और विहान की तारीफ और उसका जिक्र नहीं सुना जाएगा, तो वह तुरंत मिमी को बीच में ही रोककर उन्हें गुड नाइट बोलकर और लाइट्स ऑफ करके वहां से चली गई। माया ऊपर एक सेंट फ्लोर पर जाते हुए खुद से ही धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए बोली, ऐसा भी क्या जादू कर दिया है उस चुचंदर की प्रजाति ने जो मिमी उसके वश में आ गई? कहीं जादू तो नहीं करा दिया? नहीं नहीं, वह कैसे? अरे कुछ भी कर सकता है, वह नीच आदमी, उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ न तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और उसके भेजे में अपनी बंदूक की 6 गोली न उतरी तो मेरा नाम भी माया नहीं। यही सब सोचते हुए वह अब तक अपने बेडरूम में आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही वह कमरे में एंटर हुई तो किसी ने उसे वही दीवार से लगा दिया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया ताकि वह चीखे न। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। माया जैसे ही कमरे में एंटर हुई तो तभी उसे किसी ने दीवार से लगा दिया। अचानक ऐसा होने से माया को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। इससे पहले कि वह समझ पाती या अपनी ताकत का इस्तेमाल करती, किसी ने उसके होठों को जबरदस्ती अपने को होठों में दबोच लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। माया को जब यह एहसास हुआ कि कोई उसे किस कर रहा है और उसे यह स्पर्श जाना पहचाना सा लगा तो वह अपने होश में आई और अपने मन में बोली, चुचंदर की प्रजाति, फिर से यह छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें आज। सोचते हुए वह विहान की ग्रिप से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह इससे पहले विहान को धक्का देकर खुद से दूर करती। विहान ने उसके दोनों हाथों को टाइटली अपने एक हाथ में पकड़कर उसके सर के ऊपर लगा दिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया। विहान माया को किसके बीच बीच में बाइट भी कर रहा था और अपने मजबूत हाथ से उसकी कमर को भी प्रेस कर रहा था, जिससे किसी भी लड़की को आसानी से दर्द महसूस हो सकता था। लेकिन माया एक जिम जाने वाली मजबूत लड़की थी और वह अंडरवर्ल्ड में काम करने से पहले 1 साल उसकी ट्रेनिंग भी ले चुकी थी, जिससे उसे विहान के हर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हाँ, उसके नाजुक होठों पर बाइट होने से उसे हल्का दर्द महसूस हो रहा था और साथ ही साथ लगातार किस करने की वजह से इतनी देर बिना सांस लेने की वजह से अब उसकी सांस फूलने लगी थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसका दम घूंट रहा हो। जब माया ने अपनी और ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो विहान ने उस पर अपनी पकड़ उस पर और मजबूत कर ली और उसे पूरी तरह से दीवार और खुद के बीच दबा लिया, क्योंकि शायद विहान को पता था कि माया को अगर वह हल्की भी छूट देता है तो वह तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल कर धक्का देकर पीछे कर सकती है और हो सकता है उसे आज उसकी दोबारा की गई इस हरकत पर अपनी गन से वावई उसको शूट करके मार न दे। लेकिन माया भी कहाँ कम थी। उसने 1-2 बार अपनी नॉर्मल स्ट्रगल की और फिर जब उसने देखा कि विहान उसे नहीं छोड़ रहा है तो उसने गुस्से में आकर छूटते ही अपना घुटना मोड़कर विहान के प्राइवेट पार्ट पर दे मारा, जिसका दर्द महसूस होते ही विहान तुरंत माया से 2 कदम पीछे हट गया और वह दर्द से झुक गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
विहान झुककर दर्द से अपनी आंखें बंद किए हुए लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अचानक उसे ऐसा करता देख माया थोड़ा परेशान हो गई। वह विहान के पास आकर थोड़ी परेशानी में धीरे से बोली, क्या हुआ, ज्यादा तेज लग गई क्या, ज्यादा दर्द हो रहा? यह सुन विहान चिढ़ते हुए बोला, नहीं, बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें पता है कि तुमने कहाँ मारा है? तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम्हारी इस हरकत पर मेरे वंश बंद हो सकते हैं? तुम्हारी इस हरकत की वजह से इन फ्यूचर हम दोनों मोम डैड नहीं बन सकेंगे। यह सुन माया हैरान हो गई कि वह अभी दर्द में तड़प रहा था। और उसकी वंश वाली बात भी ठीक थी कि माया की हरकत पर उसे कोई सीरियस इंजरी हो सकती थी और हो सकता था कि इन फ्यूचर उसे इस प्रॉब्लम का अंजाम भी भुगतना पड़ता। लेकिन उसके इस तरह दर्द में तड़पने में भी अपनी बात की आखिरी लाइन में खुद के लिए ऐसी फ्लर्टी लाइन सुनकर माया को अचानक ही गुस्सा आ गया। वह बोल तो ऐसे रहा था जैसे उसके लिए माया को अपने बच्चों की मां बनाने की बात बहुत ज्यादा सीरियस थी और वह उसका इकलौता सपना था। माया गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ बताओ, ज्यादा दर्द तो नहीं है? अगर कोई सीरियस इंजरी हुई तो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। यह सुन अचानक ही विहान के दर्द भरे चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, मतलब तुम्हें भी फिक्र है? इसका मतलब तुम भी मेरे बच्चों की मां बनना चाहती हो? यह सुन माया और भी ज्यादा गुस्से से बौखला गई। माया गुस्से से अपने दांत कचकचाते हुए बोली, अगर तुम्हारे मुंह से एक और ऐसी वैसी बात निकली न तो मैं कह देती हूं कि मैं बिना एक पल गवाए और बिना तुम पर रहम किए अपनी गन की छह गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगी। समझे? उसकी धमकी सुन विहान बस चुपचाप सीधे खड़े होकर उसे घूरने लगा। तभी माया फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, लेकिन हाँ डोंट वरी, अभी जो तुमने मेरे साथ हरकत की न उसके लिए मैं 6 तो नहीं लेकिन एक बुलेट तो तुम्हारे भेजे में जरूर उतारूंगी। यह सुन विहान एकदम से उसके बेड पर बैठते हुए बड़े ही कैजुअली बोला, ओ हेलो मैडम, गलती पहले आपकी थी तो पनिशमेंट की बारी आपकी और वह पनिशमेंट आपको मिल चुकी है। एक तो विहान की मूवमेंट को देखकर माया को बहुत इरिटेटिंग फील हो रही थी और उसके इस तरह बिना पूछे आराम से उसके बेड पर बैठने से माया को भी अभी इस पर गुस्सा आ रहा था। माया चिढ़ते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कब किया तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ? यह सुन विहान बड़े आराम से बोला, तो जानना चाहोगी कि तुम्हारी पनिशमेंट की वजह क्या है? क्यों, क्या मैंने तुम्हें किस? तो सुनो, बड़ा हो सिंपल सा लॉजिक है कि थप्पड़ का बदला किस डॉट। तुमने मुझे थप्पड़ मारा और मैंने तुम्हें किस किया, वेरी सिंपल। यह सुन माया गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उसे घूरने लगी। अगला दिन, कुंदरा पैलेस। अनन्या और ऋषभ आराम से अपने बेड पर अभी सोए हुए थे। अनन्या का शरीर आधे से ज्यादा ऋषभ के ऊपर ही थी। उसकी एक पैर और एक हाथ ऋषभ के ऊपर था और उसका चेहरा ऋषभ की गर्दन में छुपा हुआ। तभी ऋषभ की आंख खुली, उसने एक बारी अपने फोन पर टाइम चेक किया तो उसने देखा सुबह के 7:30 हो रहे थे, जिसमें अनन्या के कॉलेज जाने का टाइम हो रहा था और वह अभी सो रही थी, जिस वजह से उसे लेट भी हो सकता था। ऋषभ ने जब उसके मासूम चेहरे को देखा तो वह कुछ पल के लिए उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे में खो गया। वह अपने चेहरे को अपनी हथेली पर टिकाकर कुछ देर अनन्या को देखते हुए प्यार से देखने लगा। तभी अनन्या ने करवट लेते हुए अपनी आंखें खोली तो अचानक ही उसकी नींद में डूबी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले दिन सुबह का वक्त, मुंबई, इंडिया। ऋषभ अपने चेहरे को अपनी हथेली पर टिकाकर कुछ देर अनन्या को प्यार से देखने लगा। तभी अनन्या ने करवट लेते हुए अपनी आंखें खोली तो अचानक ही उसकी नींद में डूबी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अपनी आंखें बड़ी करके अपनी नींद भरी आवाज में ऋषभ से बोली, तुम यहां अभी भी? मतलब तुम अभी जिम नहीं गए? यह सुन ऋषभ बस मुस्कुरा दिया। वही अनन्या उसे देख रही थी, तभी उसने उसे देखते हुए ही फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वही ऋषभ ने अनन्या को अच्छे से हग करके उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, वाइफी, कॉलेज के लिए लेट हो रही हो? यह सुनकर भी अनन्या ने अपनी आंखें नहीं खोली और वह वैसे ही उसमें और अच्छे से खुद को घुसाकर अपनी स्लीपी वॉइस में बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना। प्लीज अभी अपने साथ थोड़ी देर और सोने दो ना, फिर तुम चले जाओगे। ऋषभ वैसे ही बोला, एक हफ्ते बाद आई विल कम बैक डॉट ओके। सो नाउ गेट अप, देर हो रही है। यह सुन अनन्या धीरे से बोली, मुझे वैसे भी नहीं जाना कॉलेज। पता नहीं किसने बना दी है पढ़ाई, मन भर के सोने भी नहीं मिलता। ऋषभ उससे थोड़ा सा अलग हुआ और यह देख अनन्या भी अपनी पीठ के बल लेटकर उसे अपनी नींद भरी आंखों से ऐसे ही लेटे हुए देखने लगी। वही ऋषभ बड़ी इंटेंसिटी से उसे देख रहा था। तभी अगले ही पल वह अनन्या के ऊपर आ गया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। करीब 15 मिनट बाद उनकी किस ब्रोक हुई। अनन्या लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, यह क्या बात हुई भला ऐसे सुबह सुबह? ऋषभ उसके ऊपर से हटकर उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, नथिंग वाइफी, बस एक मॉर्निंग किस थी। अनन्या उसे घूरते हुए बोली, मैंने ब्रश भी नहीं किया था डॉट, स्मेल आती है सुबह सुबह। यह सुन ऋषभ अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, इज इट मैटर? अनन्या उसकी बात पर ब्लश करते हुए तुरंत बाथरूम की ओर भाग गई। वही उसकी इस हरकत पर ऋषभ के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वही दूसरी तरफ इथान के विला में अभिषेक इस वक्त मुंबई से बाहर इथान के विला में एक रूम में बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने एक सोफे पर इथान बैठा था। उसके हाथ में एक लैपटॉप था जिस पर वह कुछ टाइप कर रहा था। तभी इथान अपना लैपटॉप साइड रखकर बोला, तो तैयार हो अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए? अभिषेक एविल स्माइल करते हुए बोला, कब से? यह सुन इथान डेविल स्माइल के साथ बोला, ठीक है फिर मैं जो इंस्ट्रक्शंस तुम्हें दूंगा तुम्हें चुपचाप वह बस फॉलो करने हैं। और याद रहे, अब तुम इथान लाचलान की नजरों में आ गए हो तो किसी भी तरह की होशियारी या इमोशंस यहां काम नहीं करेंगे। यह सुन अभिषेक ने बस अपना सर हिला दिया। करीब 1 घंटे के डिस्कशन के बाद इथान कुछ पल रुककर बोला, मैंने लॉयर से बोलकर पेपर्स रेडी करा दिए हैं, तुम्हें वह कलेक्ट करने हैं और जैसा मैंने बोला है उसे फॉलो करना है। सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए, याद रहे। यह सुन अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, बेफिक्र रहो बॉस, हो जाएगा। क्योंकि यह अभिषेक रायचंद अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है।
तभी इथान सोफे पर लीन होते हुए बोला, तो लग जाओ काम पर, क्योंकि ऋषभ कल की फ्लाइट से इंडिया से बाहर जा रहा है। यही सही मौका है। यह सुन अभिषेक अजीब तरह मुस्कुरा दिया और कमरे से निकल गया। उसके जाते ही इथान सीलिंग को देखते हुए डेविल स्माइल करते हुए बोला, लोग कितने भोले होते हैं जो इथान लाचलान के ट्रैप में आसानी से फंस जाते हैं। पहले अरुण और अब इतना बोलकर ही वह जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगा। आके इंडस्ट्री में ऋषभ अपने केबिन में बैठा हुआ इस वक्त लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और उसके लैपटॉप से वही पेनड्राइव कनेक्ट थी जो माया ने उसे ला कर दी थी। लैपटॉप पर कुछ टाइप करने के बाद उस पर एक वीडियो चलने गई। उस वीडियो में दो सेम उम्र की औरतें जो दिखने में फॉरेन कंट्री की लग रही थी और उनकी ड्रेस अब भी फॉरेन कंट्री की तरह ही थी। वह दोनों औरतें आमने सामने एक सोफे पर बैठी हुई इंग्लिश में कुछ बात कर रही थी। उसमें से एक औरत इंग्लिश में ही अपनी सामने बैठी औरत से बोली, मिसेस लाचलान, अगर मेरी कोई संतान नहीं हुई तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं खुद तुम्हारे बेटे या बेटी के नाम कर दूंगी। आफ्टर ऑल तुम मेरी बहन हो और तुम्हारा होने वाला बच्चा भी तो मेरा भांजा या भांजी ही होगी। यह सुन वह सामने बैठी औरत जो प्रेग्नेंट थी वह अपने टमी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगी और इंग्लिश में ही धीरे से बोली, और अगर आगे चलकर तुम्हारी कोई औलाद हुई तो डोंट वरी, मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। यह कहकर वह मुस्कुराने लगी। फिर वह वीडियो बंद हो गई। ऋषभ ने जब उसी पेनड्राइव में दूसरी वीडियो प्ले की तो उसमें भी वही दोनों सेम औरतें बैठी थी और उनके साथ एक लॉयर भी था जो उन्हें कुछ पेपर्स पर साइन करने के इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और उनमें से वह औरत साइन कर भी रही थी जिसने अपनी बहन मिसेस लाचलान से अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चे के नाम करने का प्रॉमिस किया था। वीडियो देखने के बाद ऋषभ ने अपना लैपटॉप स्विच ऑफ कर दिया और वह एक गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद अचानक ही ऋषभ के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। कुंदरा पैलेस। अनन्या और ऋषि जैसे ही कॉलेज से आई तो उनकी नजर सामने हॉल में सोफे पर बैठे सुनीता और किशोर शेखावत पर गई। वह दोनों बाकी फैमिली मेंबर के साथ में बैठे कुछ बात कर रहे थे। यह देख कृतिका अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर चिल्लाते हुए बोली, बुआ सा आप यहां? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। यू नो आई रियली मिस्ड यू। बोलते हुए वह दौड़कर सुनीता शेखावत के पास जाकर उनके गले लग गई। यह देख किशोर शेखावत वैसे ही नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बोले, ओह तो लोग अपनी बुआ के चक्कर में अपने फूफा सा को ही भूल गए हैं। चलो सही है यार, फूफा सा कौन से अपने होते हैं और उनसे भला कौन प्यार करेगा और कोई क्यों उन्हें मिस करेगा। बोलकर वह रूठे हुए एक छोटे बच्चे की तरह अपना सर घुमाकर बैठ गए। यह देख कृतिका और वहां मौजूद सब लोगों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वही सुनीता जी किशोर शेखावत को अपनी तिरछी निगाहों से घूरने लगी। सुनीता जी को खुद को घूरता पाकर किशोर शेखावत अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर सीधे बैठ गए। यह नजारा देख वहां मौजूद सब लोग अपना मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी अनन्या ने जैसे उन दोनों के पैर छूने के लिए झुकी, सुनीता ने तुरंत उसको कंधों से पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उससे प्यार से बोली, अब यह सब कब तक करोगी? जितनी रस्में और ट्रेडिशंस निभाना था वह सब शादी पर हो गया। अब यह सब नहीं, क्योंकि तुम इस घर की लक्ष्मी हो और लक्ष्मियां पैर नहीं छूती वह तो दिल में रहती है। बोलते हुए उन्होंने अनन्या को प्यार से गले लगाया और उसके सर पर हाथ फेरकर उसके माथे पर हल्का सा किस किया। यह देख सब लोग मुस्कुरा दिए। तभी अनन्या किशोर शेखावत के पास गई तो उन्होंने भी प्यार से अनन्या के सर पर हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद देते हुए जोर से बोले, खुश रहो, आबाद रहो और हमें जल्दी से अपनी तरह एक खूबसूरत सी नन्ही परी दो। यह सुन सब मुस्कुराने लगे और वही अनन्या के गाल शर्म से लाल हो गए। अनन्या जैसे ही कृतिका को खुद को 30 नजरों से घूरता देखा तो उसने तुरंत अपनी नजरें शर्म से झुका ली और अपनी जगह जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद हॉल में अभी भी सब लोग बैठे हुए आराम से बातें कर रहे थे और अब तक खुशी भी आ गई थी। वहां सब लोग मौजूद थे सिवाय विहान और ऋषभ के। तभी कृतिका अचानक ही अनन्या के हाथ पर हाथ रखकर बोली, वैसे अनन्या तुम भी कुछ बताओ अपने बचपन के बारे में। कब से बस हमारे बचपन की स्टोरी ही सुन रही हो? यह सुन वहां मौजूद कुछ लोग बिल्कुल खामोश हो गए। वही खुशी कृतिका का साथ देते हुए बोली, हाँ हाँ अनन्या कुछ बताओ ना अपने बचपन के बारे में, कोई ऐसी बात जिसे याद करके तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ जाती हो। तभी किशोर शेखावत भी बोले, हाँ बेटा कब से चुप बैठी हो, तुम भी कुछ बताओ अपने बारे में, अपनी बचपन की कोई याद। यह सुन अनन्या के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और फिर वह कुछ देर सोचने के बाद बोली, ऐसे तो बहुत सारी मेमोरीज है मेरे बचपन की, लेकिन हाँ उनमें से एक मेमोरी है जो आज भी मुझे याद आ जाने पर बहुत हंसी आती है। यह सुन सब लोग क्यूरियस होकर अनन्या को देखने लगे कि ऐसी कौन सी बात थी अनन्या के बचपन की जिसे वह बताना चाहती थी। तभी अनन्या अच्छे से बैठकर बोली, यह तब की बात है जब मैं और मेरा भाई कार्तिक 3 आरडी स्टैंडर्ड में थे और मेरे बड़े भैया यानी शौर्य भैया 6 एथ स्टैंडर्ड में थे। मैं बचपन से ही बहुत शरारती हूं, ऐसा मेरे दादू और घर के सारे लोग बोलते थे। तब एक बार न क्या हुआ कि मेरे क्लास में कुछ मेरे से भी बड़े बच्चे थे जो बहुत शैतान थे। उन्होंने न मेरे को परेशान किया, मतलब मेरे बैग में एक आर्टिफिशियल कोक्रोच डाल दिया, जिससे जब मैंने बुक निकालने के लिए बैग में हाथ डाला तो मैं बहुत ज्यादा डर गई और डर की वजह से मैं बहुत ज्यादा तेज चीख गई। यह सुन सब लोग उसे बड़े ध्यान से देखने लगे। तभी अमर कुंद्रा उसकी बात में इंटरेस्ट लेते हुए बोले, फिर क्या हुआ? तुमने घर पर कंप्लेंट नहीं की उस शैतान बच्चे की? क्या तुम्हारे दादू ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ? बोलते हुए उनकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा था जो उस बच्चे से ज्यादा अभिराज रायचंद के लिए लग रहा था। अमर कुंद्रा की बात में सब लोग हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ फिर क्या हुआ? तुमने सबक सिखाया ना उस शैतान बच्चे को? अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं? सबक नहीं बल्कि बहुत अच्छे से सबक सिखाया जिससे आगे ऐसी हरकत करने की उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। जब मैं डर गई थी न तो यह बात कार्तिक ने कॉलेज में ही शौर्य भैया को बता दी थी। जब भैया को पता चला था तो वह बहुत गुस्सा हुए थे और उन्होंने तो प्लानिंग भी कर ली थी उस शैतान बच्चों को पीटने के बाद प्रिंसिपल से कंप्लेंट करने के बाद बड़े पापा को भी बताने की। लेकिन मैंने उन्हें यह सब करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर बड़े पापा को पता चल जाता न तो मैं कभी खुद से उन शैतान बच्चे को पनिश नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे बड़े पापा बहुत खतरनाक है।
यह सुन आदित्य, बबीता और अमर को छोड़कर सब लोग मुस्कुराने लगे। अनन्या अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक प्लानिंग की और अगले दिन मैंने एक बकेट में बहुत सारा कीचड़ भरकर क्लास के गेट पर अच्छे से लटका दिया और उससे एक रस्सी को कनेक्ट करके उसका एक सिरा अपने शूज के नीचे दबा लिया। वह बच्चों को नहीं दिख रहा था और किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। तभी जैसे ही उन शैतान बच्चों ने क्लास में एंट्री ली तो मैंने उस रस्सी को हल्का सा खींचा और बकेट का सारा कीचड़ उन सब के ऊपर गिर गया और उनकी यह हालत देख सारे बच्चे भूत भूत कहकर उन्हें चिढ़ाने लगे। बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी और उसके साथ सब लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर यूं ही हंसने के बाद ऋषि अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, तो क्या फिर वह शैतान लड़का अगले दिन कॉलेज आया? उसकी बात का जवाब देते हुए कृतिका बोली, अरे इतनी बेइज्जती के बाद कहां से कॉलेज आया होगा? वेल, तुम्हारा यह कारनामा किसी ने पकड़ा नहीं? अनन्या कुछ पल रुककर बोली, पकड़ा ना टीचर ने, लेकिन सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद, क्योंकि उसके अलावा हमने मतलब मैंने कार्तिक और शौर्य भैया ने सारे सबूत मिटा दिए थे। इस पर कृतिका क्यूरियसली बोली, फिर क्या हुआ? क्या कॉलेज वालों ने तुम्हें रेस्टिकेट कर दिया? यह सुन अनन्या बड़े ही प्राउडली अपने कंधे ऊपर करके बोली, ऐसे कैसे कर देते रेस्टिकेट? सबको पता था कि मैं कौन थी। अनन्या रायचंद, अभिराज रायचंद की पोती और रायचंद परिवार और पूरे उदयपुर की प्रिंसेस। और सबसे बड़ी बात, अगर वह कंप्लेंट भी करती ना तो मेरे बड़े पापा बहुत खतरनाक है, इसलिए वह उल्टा खुद उन्हें ही पनिश कर देते। यह सुन सब लोग मुस्कुराने लगे, लेकिन वही अभिराज रायचंद का नाम सुन बड़े लोगों की स्माइल फीकी पड़ गई। सुनीता ने हैरानी से आदित्य की ओर देखते हुए आंखों ही आंखों में एक सवाल किया कि क्या यह वही लड़की है, रायचंद परिवार की एकलौती बेटी, अभिषेक की भतीजी? जब सुनीता आंखों ही आंखों में यह सारे सवाल आदित्य से कर रही थी तो आदित्य उससे नजरें नहीं मिला पाया और उसने अपनी नजरें झुका ली, जिसका साफ मतलब था कि उसके सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ था। वही किशोर का भी यही हाल था, वह भी अनन्या की आइडेंटिटी जानकर हैरान था। उनके ऐसे रिएक्शन से यह तो पता चल गया था कि उन्हें अब तक अनन्या के बारे में कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि ऋषभ ने अनन्या से शादी अपनी पसंद से की थी क्योंकि वह उससे प्यार करता था। वही कृतिका कुछ लल रुककर बोली, अच्छा यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बड़े पापा आखिर है कौन, जिन्हें तुम बार बार खतरनाक बोल रही हो? क्या वह कोई डाकू? कौन है वो? खुशी भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ बताओ न, कौन है वह और क्या नाम है उनका? अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बड़े पापा का नाम अभिषेक रायचंद है। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए मेरी प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी वह खुद उठाते थे। लेकिन मैं उन्हें डेंजरस इसलिए बोल रही हूं क्योंकि वह डेंजरस है और तुम्हें पता है उनके पास बहुत सारी गन्स और हथियार भी है जिससे वह जानवरों का शिकार करते हैं और गलती करने वाले को सजा भी बहुत खतरनाक देते हैं। इसलिए घर पर सब लोग उनसे डरते हैं सिवाय मेरे और दादू के। बोलकर वह बड़ी सी स्माइल के साथ मुस्कुराने लगी और उसके साथ कृतिका और ऋषि भी। वही बाकी सारे बड़े लोगों के चेहरों पर अभिषेक के बारे में सुनकर एक गुस्से की लकीर आ गई। अमर, आदित्य और बबीता अपनी तिरछी नजरों से सुनीता को देख रहे थे कि उसे कली इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, और दरअसल वह लोग अनन्या के मुंह से अभिषेक का जिक्र सुनकर सुनीता से अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। और वही सुनीता अभिषेक रायचंद का नाम सुनकर ही अतीत की कुछ कड़वी यादों में खो गई, जिसकी कुछ झलक सामने आते ही वह पैनिक करने लगी और गुस्से में उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। वही गुस्से में किशोर के हाथों की भी मुट्ठियां बन गई थी और उसका जबड़ा कस गया था। लेकिन उसकी नजर जैसे ही सुनीता पर गई तो वह एकदम से चिल्लाया, सुनीता! यह सुन सब लोग खामोश हो गए और उन्होंने जैसे ही सुनीता की यह हालत देखी तो सबके चेहरों पर एक टेंशन की शिकन छा गई। बोलते हुए उन्होंने अनन्या को प्यार से गले लगाया और उसके सर पर हाथ फेरकर उसके माथे पर हल्का सा किस किया। यह देख सब लोग मुस्कुरा दिए। तभी अनन्या किशोर शेखावत के पास गई तो उन्होंने भी प्यार से अनन्या के सर पर हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद देते हुए जोर से बोले, खुश रहो, आबाद रहो और हमें जल्दी से अपनी तरह एक खूबसूरत सी नन्ही परी दो। यह सुन सब मुस्कुराने लगे और वही अनन्या के गाल शर्म से लाल हो गए। अनन्या जैसे ही कृतिका को खुद को 30 नजरों से घूरता देखा तो उसने तुरंत अपनी नजरें शर्म से झुका ली और अपनी जगह जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद हॉल में अभी भी सब लोग बैठे हुए आराम से बातें कर रहे थे और अब तक खुशी भी आ गई थी। वहां सब लोग मौजूद थे सिवाय विहान और ऋषभ के। तभी कृतिका अचानक ही अनन्या के हाथ पर हाथ रखकर बोली, वैसे अनन्या तुम भी कुछ बताओ अपने बचपन के बारे में। कब से बस हमारे बचपन की स्टोरी ही सुन रही हो? यह सुन वहां मौजूद कुछ लोग बिल्कुल खामोश हो गए। वही खुशी कृतिका का साथ देते हुए बोली, हाँ हाँ अनन्या कुछ बताओ ना अपने बचपन के बारे में, कोई ऐसी बात जिसे याद करके तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ जाती हो। तभी किशोर शेखावत भी बोले, हाँ बेटा कब से चुप बैठी हो, तुम भी कुछ बताओ अपने बारे में, अपनी बचपन की कोई याद। यह सुन अनन्या के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और फिर वह कुछ देर सोचने के बाद बोली, ऐसे तो बहुत सारी मेमोरीज है मेरे बचपन की, लेकिन हाँ उनमें से एक मेमोरी है जो आज भी मुझे याद आ जाने पर बहुत हंसी आती है। यह सुन सब लोग क्यूरियस होकर अनन्या को देखने लगे कि ऐसी कौन सी बात थी अनन्या के बचपन की जिसे वह बताना चाहती थी। तभी अनन्या अच्छे से बैठकर बोली, यह तब की बात है जब मैं और मेरा भाई कार्तिक 3 आरडी स्टैंडर्ड में थे और मेरे बड़े भैया यानी शौर्य भैया 6th स्टैंडर्ड में थे। मैं बचपन से ही बहुत शरारती हूं, ऐसा मेरे दादू और घर के सारे लोग बोलते थे। तब एक बार न क्या हुआ कि मेरे क्लास में कुछ मेरे से भी बड़े बच्चे थे जो बहुत शैतान थे। उन्होंने न मेरे को परेशान किया, मतलब मेरे बैग में एक आर्टिफिशियल कोक्रोच डाल दिया, जिससे जब मैंने बुक निकालने के लिए बैग में हाथ डाला तो मैं बहुत ज्यादा डर गई और डर की वजह से मैं बहुत ज्यादा तेज चीख गई। यह सुन सब लोग उसे बड़े ध्यान से देखने लगे। तभी अमर कुंद्रा उसकी बात में इंटरेस्ट लेते हुए बोले, फिर क्या हुआ? तुमने घर पर कंप्लेंट नहीं की उस शैतान बच्चे की? क्या तुम्हारे दादू ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ? बोलते हुए उनकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा था जो उस बच्चे से ज्यादा अभिराज रायचंद के लिए लग रहा था।
अमर कुंदरा की बात में सब लोग हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ फिर क्या हुआ? तुमने सबक सिखाया ना उस शैतान बच्चे को? अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं? सबक नहीं बल्कि बहुत अच्छे से सबक सिखाया जिससे आगे ऐसी हरकत करने की उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। जब मैं डर गई थी न तो यह बात कार्तिक ने कॉलेज में ही शौर्य भैया को बता दी थी। जब भैया को पता चला था तो वह बहुत गुस्सा हुए थे और उन्होंने तो प्लानिंग भी कर ली थी उस शैतान बच्चों को पीटने के बाद प्रिंसिपल से कंप्लेंट करने के बाद बड़े पापा को भी बताने की। लेकिन मैंने उन्हें यह सब करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर बड़े पापा को पता चल जाता न तो मैं कभी खुद से उन शैतान बच्चे को पनिश नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे बड़े पापा बहुत खतरनाक है। यह सुन आदित्य, बबीता और अमर को छोड़कर सब लोग मुस्कुराने लगे। अनन्या अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक प्लानिंग की और अगले दिन मैंने एक बकेट में बहुत सारा कीचड़ भरकर क्लास के गेट पर अच्छे से लटका दिया और उससे एक रस्सी को कनेक्ट करके उसका एक सिरा अपने शूज के नीचे दबा लिया। वह बच्चों को नहीं दिख रहा था और किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। तभी जैसे ही उन शैतान बच्चों ने क्लास में एंट्री ली तो मैंने उस रस्सी को हल्का सा खींचा और बकेट का सारा कीचड़ उन सब के ऊपर गिर गया और उनकी यह हालत देख सारे बच्चे भूत भूत कहकर उन्हें चिढ़ाने लगे। बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी और उसके साथ सब लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर यूं ही हंसने के बाद ऋषि अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, तो क्या फिर वह शैतान लड़का अगले दिन कॉलेज आया? उसकी बात का जवाब देते हुए कृतिका बोली, अरे इतनी बेइज्जती के बाद कहां से कॉलेज आया होगा? वेल तुम्हारा यह कारनामा किसी ने पकड़ा नहीं? अनन्या कुछ पल रुककर बोली, पकड़ाना टीचर ने, लेकिन सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद, क्योंकि उसके अलावा हमने मतलब मैंने कार्तिक और शौर्य भैया ने सारे सबूत मिटा दिए थे। इस पर कृतिका क्यूरियसली बोली, फिर क्या हुआ? क्या कॉलेज वालों ने तुम्हें रेस्टिकेट कर दिया? यह सुन अनन्या बड़े ही प्राउडली अपने कंधे ऊपर करके बोली, ऐसे कैसे कर देते रेस्टिकेट? सबको पता था कि मैं कौन थी। अनन्या रायचंद, अभिराज रायचंद की पोती और रायचंद परिवार और पूरे उदयपुर की प्रिंसेस। और सबसे बड़ी बात, अगर वह कंप्लेंट भी करती न तो मेरे बड़े पापा बहुत खतरनाक है, इसलिए वह उल्टा खुद उन्हें ही पनिश कर देते। यह सुन सब लोग मुस्कुराने लगे, लेकिन वही अभिराज रायचंद का नाम सुन बड़े लोगों की स्माइल फीकी पड़ गई। सुनीता ने हैरानी से आदित्य की ओर देखते हुए आंखों ही आंखों में एक सवाल किया कि क्या यह वही लड़की है, रायचंद परिवार की एकलौती बेटी, अभिषेक की भतीजी? जब सुनीता आंखों ही आंखों में यह सारे सवाल आदित्य से कर रही थी तो आदित्य उससे नजरें नहीं मिला पाया और उसने अपनी नजरें झुका ली, जिसका साफ मतलब था कि उसके सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ था। वही किशोर का भी यही हाल था, वह भी अनन्या की आइडेंटिटी जानकर हैरान था। उनके ऐसे रिएक्शन से यह तो पता चल गया था कि उन्हें अब तक अनन्या के बारे में कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि ऋषभ ने अनन्या से शादी अपनी पसंद से की थी क्योंकि वह उससे प्यार करता था। वही कृतिका कुछ लल रुककर बोली, अच्छा यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बड़े पापा आखिर है कौन, जिन्हें तुम बार बार खतरनाक बोल रही हो? क्या वह कोई डाकू? आई मीन कौन है वो? खुशी भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ बताओ न कौन है वह, और क्या नाम है उनका? अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बड़े पापा का नाम अभिषेक रायचंद है। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए मेरी प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी वह खुद उठाते थे। लेकिन मैं उन्हें डेंजरस इसलिए बोल रही हूं क्योंकि वह डेंजरस है और तुम्हें पता है उनके पास बहुत सारी गन्स और हथियार भी है जिससे वह जानवरों का शिकार करते हैं और गलती करने वाले को सजा भी बहुत खतरनाक देते हैं। इसलिए घर पर सब लोग उनसे डरते हैं सिवाय मेरे और दादू के। बोलकर वह बड़ी सी स्माइल के साथ मुस्कुराने लगी और उसके साथ कृतिका और ऋषि भी। वही बाकी सारे बड़े लोगों के चेहरों पर अभिषेक के बारे में सुनकर एक गुस्से की लकीर आ गई। अमर, आदित्य और बबीता अपनी तिरछी नजरों से सुनीता को देख रहे थे कि उसे कली इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, और दरअसल वह लोग अनन्या के मुंह से अभिषेक का जिक्र सुनकर सुनीता से अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। और वही सुनीता अभिषेक रायचंद का नाम सुनकर ही अतीत की कुछ कड़वी यादों में खो गई, जिसकी कुछ झलक सामने आते ही वह पैनिक करने लगी और गुस्से में उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। वही गुस्से में किशोर के हाथों की भी मुट्ठियां बन गई थी और उसका जबड़ा कस गया था। लेकिन उसकी नजर जैसे ही सुनीता पर गई तो वह एकदम से चिल्लाया, सुनीता। यह सुन सब लोग खामोश हो गए और उन्होंने जैसे ही सुनीता की यह हालत देखी तो सबके चेहरों पर एक टेंशन की शिकन छा गई। रात का वक्त, मुंबई, इंडिया। कृतिका इस वक्त हॉल में सबके साथ बैठी थी और अभी तक ऋषभ भी अपने ऑफिस से आ गया था। आज सब लोग साथ में फैमिली डिनर करने वाले थे, इसलिए विहान ने भी शेखावत इंडस्ट्री से सीधा कुंदरा पैलेस में आकर सबको ज्वाइन कर लिया था। ऋषभ इस वक्त अपनी स्टडी में बैठा कुछ काम कर रहा था। वही सब लोग बाहर थे। तभी कृतिका का फोन रिंग होने लगा। कृतिका ने जैसे ही अपना फोन चेक किया तो उसे फिर से एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। कृतिका ने जब वह अननोन नंबर देखा तो वह घबरा गई क्योंकि इसी तरह पिछले 1 से 2 हफ्तों से अलग अलग अननोन नंबर से उसे कॉल आते थे। लेकिन वह जानती थी कि वह कोई एक ही इंसान था जो उसे अलग अलग नंबर से कॉल करके परेशान करता था। कृतिका अपने चेहरे की घबराहट और अपनी परेशानी किसी को दिखाना नहीं चाहती थी और न ही किसी को परेशान करना चाहती थी, इसलिए अपनी घबराहट को छुपाते हुए वह तुरंत अपना फोन लेकर अपने रूम की ओर बढ़ गई। कृतिका जब तक रूम में पहुंची तब तक कॉल कट हो चुका था। यह देख कृतिका ने एक राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसका फोन फिर से रिंग होने लगा और सेम उसी नंबर से उसे दोबारा कॉल आने लगी। कृतिका अपने माथे के पसीने को साफ करते हुए कॉल रिसीव कर ली। कॉल रिसीव करने से पहले उसने अपने रूम का दरवाजा अच्छे से लॉक कर लिया था ताकि कोई अंदर आकर उसकी बात न सुन पाए। तभी कृतिका कॉल रिसीव करते ही बिना दूसरी तरफ की बात सुने चिढ़कर बोली, क्या है? क्यों बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हो? मैंने पेमेंट की ना? अब क्या रह गया है तुम्हारा? यह सुन दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, हेलो मिस कुंदरा, हाउ आर यू? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? बोलते हुए उसकी आवाज में एक ताना साफ नजर आ रहा था। कृतिका बिना उसकी बात का कोई जवाब गुस्से में अपनी आवाज दबाते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
पेमेंट कर दी है न तो अब मेरा पीछा छोड़ो और मुझे बार बार कॉल करके परेशान करना बंद करो। यह सुन फोन के उस तरफ वह आदमी जोर जोर से हंसकर बोला, हमसे होशियारी? हम करो भी क्यों ना, आखिर ऋषभ कुंदरा की बहन हो तो थोड़ी बहुत होशियारी तो खून में आनी ही है। वेल मैं तुम्हें बता दूं, मेरे साथ कोई होशियारी मत करो वरना अंजाम क्या होगा यह तो अच्छी तरह से जानती ही हो तुम, है ना? उस आदमी की धमकी सुन कृतिका एक बार फिर से घबरा गई। वह थोड़ा अटकती हुई बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? वह आदमी कुछ पल रुककर बोला, मतलब तो बहुत अच्छे से जानती हो तुम। वेल पेमेंट कम भेजकर साबित क्या करना चाहती हो? और अपने साथ मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? जितना कहा है उतना करो। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पूरे 50 करोड़ चाहिए, वरना सोच लो तुम्हारी वह वीडियो इंटरनेट और हर जगह वायरल करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कृतिका जल्दी से बोली, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तुम्हें सब दे दिए। मेरी अब तक की जितनी पॉकेट मनी थी मैंने वो सारी तुम्हें दे दी है। अब तुम ही बताओ मैं बाकी के पैसे कहां से लाऊं? यह सुन वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कुछ देर शैतानी हंसी हंसने के बाद तेज आवाज में अपने आसपास बैठे साथियों से हंसते हुए बोला, अरे सुना तुमने कि यह क्या कह रही है? इनका कहना है कि इनके पास 50 करोड़ रुपए नहीं है। मतलब इतना झूठ मिस कुंदरा? बोलकर वह आदमी फिर से हंसने लगा और उसके साथ उसके साथी भी। ऐसा कहकर वह कृतिका के झूठ की मजाक बना रहा था, क्योंकि उसे कृतिका की इस बात और बिल्कुल यकीन नहीं था कि कुंदरा परिवार की इकलौती बेटी और ऋषभ कुंदरा की बहन होने के बावजूद उसके पास उसकी पॉकेट मनी में 50 करोड़ रुपए नहीं होंगे। तभी वह आदमी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, देखो मैडम यह झूठ कही और ट्राई करना, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा भाई कौन है। इस देश का नहीं बल्कि दुनिया में भी वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो यह बेवकूफ किसी और को बनाना कि कुंदरा परिवार की इकलौती बेटी और दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन ऋषभ कुंदरा की बहन होने के बावजूद तुम्हारे पास 50 करोड़ नहीं है। वेल मुझे मेरी पूरी पेमेंट चाहिए, पूरे 50 करोड़। यह कुल 15 करोड़ से मेरी कोई बात नहीं बनने वाली। उस आदमी के मुंह से अपने ब्रो की तारीफ सुन कृतिका को खुशी जरूर हुई थी, लेकिन अगले ही पल उस आदमी की बात सुन और अपनी वीडियो का ख्याल आते ही वह फिर से नर्वस हो गई। कृतिका एक गहरी सांस लेकर बहुत सारी हिम्मत जुटाकर अपनी कड़क आवाज में बोली, हाँ ठीक कहा तुमने कि मैं कुंदरा परिवार की इकलौती बेटी और दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन ऋषभ कुंदरा की बहन हूं। तो मेरे पास इतने पैसे तो होने ही चाहिए। अगर होंगे भी तो क्या? हाँ मैं क्यों दूं तुम्हें वो? आखिर मेरे बाप भाई दिन रात मेहनत करके कमाते हैं। उनका जो भी है वह सब उनकी खून पसीने की कमाई का है। कोई हराम का नहीं जो मैं तुम पर ऐसे ही लुटा दूं, समझे? बोलकर वह गुस्से से तेज तेज सांसें लेने लगी। तभी फोन के दूसरी से वह आदमज कुछ पल रुककर अपनी भारी आवाज में बोला, गलती कर दी तुमने, गलती कर दी तुमने मिस कुंदरा, बहुत बड़ी गलती। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बोलकर उस आदमी ने कॉल कट कर दी। वही उसकी बात सुन कृतिका फिर से पैनिक होने लगी। वह टेंशन में अपने एक हाथ से अपने बाल पकड़ते हुए धीरे से बोली, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे नाराज कर दिया। क्या अब वह वीडियो वायरल कर देगा और ब्रो को और बाकी फैमिली मेंबर को भी पता चल जाएगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं सबको क्या जवाब दूंगी? और इन सब से बचने के लिए मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं, क्योंकि किसी से भी मांगे तो सब इतने पैसे एक साथ देने से पहले मेरे से 1000 क्वेश्चन करेंगे। बोलते हुए वह धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। कृतिका पैनिक होकर अपने मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए रूम में इधर उधर घूम रही थी। कृतिका का एक हाथ लगातार उसके बालों में चल रहा था। तभी उसके रूम का दरवाजा अचानक ही नोक होने लगा। लेकिन कृतिका अपनी ही परेशानी में इतना गुम हो गई कि उसे दरवाजा नोक होने की भी आवाज नहीं आई। तभी दरवाजा नोक होने की आवाज थोड़ा बढ़ गई। दरवाजा नोक होने की आवाज अचानक तेज होने से कृतिका अपने ध्यालात से बाहर आई और वह एकदम अपनी जगह से उछल गई। तभी उसके कानों पर फिर से डोर नोक होने की आवाज आई और साथ ही बबीता कुंदरा की भी, जो उसे आवाज लगाते हुए डोर नोक कर रही थी। अपनी मम्मा की आवाज सुनने पर कृतिका अपना हुलिया ठीक करके दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गई। लेकिन उसने इस बात का अच्छी तरह ख्याल रखा था कि उसके फेस एक्सप्रेशन से उसकी मम्मा उसकी परेशानी का पता न लगा पाए, इसलिए उसने अपने चेहरे पर एक झूठी और हल्की स्माइल बनाए रखी थी। दरवाजा खुलते ही बबीता अपनी तेज आवाज में कृतिका से बोली, बेटा यह क्या हरकत थी? तुम इस तरह दरवाजा बंद क्यों करती हो? करती भी हो तो क्या कोई इतना टाइम लगाता है दरवाजा खोलने? पता है मैं कितना डर गई थी तुम्हारी इस देर से। यह सुन कृतिका अपना सर झुकाकर अपनी धीमी आवाज में बबीता जी से बोली, मम्मा वो मैं वॉशरूम में थी इसलिए दरवाजा खोलने में टाइम लग गया। यह सुन बबीता जी कुछ पल रुककर प्यार से कृतिका के सर पर हाथ फेर कर धीरे से बोली, इट्स ओके बेटा, मैंने तुम्हें कमाखा ही इतना सुना दिया, मैं बस थोड़ा सा डर गई थी इसलिए। खैर यह सब छोड़ो, मैं तुम्हें यहां डिनर के लिए बुलाने आई थी। सब लोग डाइनिंग रूम में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आज सभी साथ में डिनर करेंगे। अपनी मम्मा को खुद से इस तरह प्यार से बात करते देख कृतिका को अब अपनी मम्मा से अपने अभी अभी बोले हुए झूठ पर अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो रहा था। लेकिन साथ ही उसे उस आदमी पर गुस्सा भी आ रहा था जिसकी वजह से उसने अपनी लाइफ में पहली बार अपनी मम्मा से झूठ बोला था, और जिसकी वजह से वह अब उस सिचुएशन में फंस गई थी जहां वह अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बता सकती थी। साथ ही साथ कृतिका को इस वक्त खुद के इस फैसले पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने काम की वजह से उस गलत आदमी को चूज किया था। लेकिन वह जानती थी इन सब के लिए उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। कृतिका खामोश होकर यह सब सोच में गुम ही थी कि तभी बबीता जी उसे हल्का सा कंधे से हिलाकर बोली, क्या हो गया है बेटा? मैं कब से आवाज दे रही हूं, कहां गुम हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बोलते हुए उनकी आवाज में कृतिका के लिए चिंता साफ झलक रही थी, और वह इसी के चलते कृतिका का फीवर चेक करने के लिए बारी बारी उसका माथा और गला भी छू रही थी। तभी पीछे से एक भारी और कड़क आवाज उन दोनों के कान पर पड़ी, क्या हो रहा है यहां?
यह सुन बबीता जी ने मुड़कर ऋषभ को देखा और वह उससे बोली, अरे बेटा, जरा देखना इसको क्या हो गया है। बुखार तो नहीं है इसको, लेकिन मुझे तब भी इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक बार जरा तुम चेक कर लो। अगर कोई परेशानी वाली बात है तो मैं आदित्य को बोलकर तुरंत एक अच्छे डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाती हूँ। अपनी मोम को अचानक इस तरह परेशान देख ऋषभ उन्हें हल्का सा साइड करके कृतिका के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़कर कुछ चेक करने लगा। ऋषभ भले ही डॉक्टर नहीं था, लेकिन नवज देखकर उसे इंसान की तबीयत का पता लगाना बहुत अच्छी तरह आता था, क्योंकि यह सारी चीजों का एक्सपीरियंस उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान लिया था। वही अपने भाई को इस तरह खुद के सामने देख कृतिका डर गई और उसे अंदर अंदर यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषभ को उसके सीक्रेट के बारे में न पता चल जाए। अगर पता चला तो वह उसे उस चीज का क्या रीजन देगी कि वह अनजान आदमी उससे इतने पैसे क्यों मांग रहा है और उसके कहने पर कृतिका उसे पैसे दे क्यों रही थी। भले इन सब में कोई भी गलती कृतिका की नहीं थी, यह उसे यकीन था, लेकिन जिस वजह से वह उस अजनबी सी कनेक्ट थी वह वजह उसके लिए काफी सीक्रेट थी, और वह वजह वह अभी किसी को बताना नहीं चाहती थी, और उसके पास उसका एक रीजन भी था। तभी ऋषभ कृतिका का हाथ छोड़कर धीरे से बोला, एवरीथिंग इज ऑल राइट। यह सुन परेशान बबीता ने एक राहत की सांस ली और वह कृतिका का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, चलो थैंक गॉड के सब ठीक है, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। अब जब तुम ठीक हो तो अब चलो सबके साथ चलकर डिनर करते हैं। यह सुन कृतिका जल्दी से बोली, नहीं मम्मा, मुझे अभी भूख नहीं है, आप परेशान न हो, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खुद लेकर खा लूंगी। यह सुन बबीता जी कृतिका को फटकार लगाते हुए बोली, यह क्या बात हुई, अब की भूख नहीं है, चलो चुपचाप चलकर डिनर करो। कुछ दिन से देख रही हूं कि तुम ऐसा ही बहाना बनाकर खाना स्किप कर देती हो, या खाती भी हो तो बहुत कम। ऐसे पढ़ाई करोगी, इस तरह खाना न खाने से कमजोर हो जाओगी, फिर पढ़ाई में मन कैसे लगेंगे। खैर यह सब छोड़ो और चुप होकर चलो डिनर करने। अपनी मम्मा की डांट सुन सर झुकाए खड़ी कृतिका ने अपने टॉप को कसकर अपनी मुट्ठियों में भर लिया था। हमेशा ही चुलबुली और हंसी मजाक करने वाली लड़की आज चुपचाप अपनी नजरें झुकाए खड़ी धीरे धीरे जवाब दे रही थी। जब से बबीता जी और ऋषभ यहां आए थे तब से उसने अभी तक अपनी मम्मा और ब्रो में से किसी को भी आंख मिलाकर बात नहीं की थी, और उसकी यह सारी हरकतें ऋषभ बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था। वह तब से खामोश खड़ा कृतिका की बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था, क्योंकि उसे पहले ही शक हो गया था कि उसकी बहन आज तक इतनी खामोश नहीं रही थी, फिर अचानक क्या हो गया जो वह तब से आया था तो वह अपना सर झुकाए अपनी धीमी आवाज में खाने को मना कर रही थी। कहीं उसके कॉलेज में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर होता तो अनन्या जरूर इस बारे उसे बताती। ऋषभ यही सब सोच रहा था कि तभी बबीता जी की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी, जो उससे कह रही थी, बेटा अब तुम ही इसे समझाओ, मेरी तो नहीं सुन रही, यह पता नहीं क्यों खाना स्किप कर रही है, तुम ही समझाओ, तुम्हारी बात जरूर मान लेगी। यह सुन ऋषभ कुछ पल रुककर बोला, ओके आप जाइए, मैं बात करता हूं। यह सुन बबीता जी एक नजर दोनों बहन भाइयों को देखकर वहां से चली गई। वही अपने भाई की बात सुन कृतक का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया, जैसे उसका सीक्रेट ऋषभ के सामने आ गया। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। ऋषभ अपनी बहन के चेहरे की घबराहट देखकर अब तक समझ चुका था कि जरूर कोई ऐसी बात थी जो उसकी बहन उससे छुपा रही थी। तभी वह किसी से नजरें नहीं मिला रही थी, क्योंकि शायद उसको इस चीज का डर था कि कहीं किसी की आंखों में देखकर वह अपनी बात खुद ही न बोल दे। ऋषभ कृतिका का हाथ पकड़कर उसे उसी के रूम के अंदर ले गया और उसने अच्छे से दरवाजा बंद कर दिया। अपनी भाई की यह हरकत देख कृतिका और भी ज्यादा घबरा गई और अब उसे ठंडा पसीना भी आना शुरू हो गया। ऋषभ कृतिका का हाथ पकड़कर एक सोफे पर बैठाकर खुद उसके बराबर में बैठ गया। ऐसा बहुत कम होता था कि जब दोनों भाई बहन एक साथ बैठते थे या बात करते थे। भले ही उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन बहुत कम होती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि दोनों के बीच प्यार कम था। ऋषभ कृतिका से उतना ही प्यार करता था और उसके बोलने पर ही उसकी हर डिमांड पूरी भी कर देता था, लेकिन बिजी होने की वजह से वह अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाता था। अनन्या से भी वह खुद काम करते हुए ही बात करता था, और या फिर रात को सोते टाइम। ऋषभ कृतिका को सोफे बैठाकर उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े ही पोलाइटली और अपनी आवाज में नरमी लाते हुए बोला, आई नो कि एक बहन होने के बावजूद मैं तुम्हें या घर पर किसी को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मेरी नजर फैमिली के किसी भी मेंबर पर नहीं रहती। मेरी नजर सब पर रहती है। मुझसे कुछ नहीं छुपा तो मुझे खुद बताओ, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे। अपने भाई को डायरेक्ट क्वेश्चन करते देख कृतिका हैरान हो गई और वह चुपचाप नजर झुकाए फ्लोर को देखती रही। तभी ऋषभ उससे फिर से बोला, देखो बेहतर है कि तुम खुद बता दो कि बात क्या है, वरना अपने ब्रो को तो तुम अच्छे से जानती हो कि वह कितना पावरफुल है। मैं खुद पता लूंगा। कृतिका अच्छे से ऋषभ की पावर जानती थी कि उसे कुछ घंटे भी नहीं लगेंगे बात की तह तक पहुंचने में, इसलिए उससे छुपाने का तो कोई बात ही नहीं बनती थी। कृतिका कुछ देर खामोश रही और फिर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए अचानक ही बोली, क्या आप मुझे 35 करोड़ दे सकते हैं अभी। अपनी बहन की ऐसी डिमांड सुन ऋषभ बिना कुछ बोले कृतिका को देखने लगा, जो अभी नीचे सर झुकाए बैठी थी। ऋषभ अपने हाथ से कृतिका का सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड, किसने मांगे हैं यह पैसे तुमसे। यह सुन कृतिका ने अपनी टुक निगली और अपनी नजरें झुकाकर बोली, वह मैं अभी आपको नहीं बता सकती, लेकिन प्लीज मुझे आप यह पैसे दे दीजिए। ऋषभ कुछ पल रुककर बोला, एक शर्त पर, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है और क्यों। अपने भाई का ऐसा सवाल सुन वह हैरान रह गई। उसे पता था कि उसका भाई बाकी लोगों से सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस में भी सबसे आगे था, लेकिन वह इतनी जल्दी उसकी बातों से समझ जाएगा, वह यह सोचकर हैरान थी। कृतिका झूठ बोलते हुए अपनी बात छुपाने ललिए अपनी अटकती हुई आवाज में बोली, ऐसा का कुछ नहीं है ब्रो, आप गलत से समझ रहे हैं। कृतिका के मुंह से ऐसा साफ झूठ सुन ऋषभ को उस पर गुस्सा आने लगा। एक गहरी सांस लेकर ऋषभ गुस्से में अपनी दबी हुई आवाज में बोला, बेबी डॉल, यू नो आई हेट लायर।
यह सुन कृतिका कुछ घबरा गई और फिर बहुत सी हिम्मत इकट्ठा करके कुछ पल रुककर बोली, वो मुझे पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि एक आदमी है जो मुझे हर दूसरे दिन कॉल करके 50 करोड़ रुपए मांगता है। दरअसल मैंने अपने कॉलेज में कुछ लड़कों से कहकर एक लड़के को कुछ देर के लिए किडनैप करवाया था और उसके लिए मैंने उन्हें तब पैसे भी दे दिए थे। लेकिन पता नहीं कैसे जब मैं उनसे उस लड़के को किडनैप करने की बात कर रही थी तो उन्होंने मेरी वीडियो बना ली थी। उस वीडियो में उन लड़कों के चेहरे पर मास्क लगा होने की वजह से उनके चेहरे विजिबल नहीं है लेकिन मेरा है। और इसी का फायदा उठाकर वह मुझे ब्लैकमेल करता है कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह मेरी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा। मैंने उसे अपनी पॉकेट मनी से अब तक 15 करोड़ तो दे दिए हैं लेकिन वह बाकी के पैसे मांग रहा है। वह मेरे पास नहीं है, मैं कहां से दूं? फिर कुछ पल रुककर बोली, लेकिन ट्रस्ट मी ब्रो, इन सब के पीछे मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। हाँ, मैंने उस लड़के को किडनैप जरूर करवाया था लेकिन मैंने उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया था। और 1 घंटे बाद ही मैंने उसे सेफली उसके घर भी पहुंचवा दिया था। मेरा सच में कोई गलत इंटेंशन नहीं था। यह कहकर वह धीरे धीरे सिसक सिसक रोने लगी। पहली बार अपने सामने अपनी बहन की आंखों में आंसू देख ऋषभ ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और उसने बिना कुछ बोले कृतिका को अपने गले से लगा लिया। ऋषभ के गले लगते ही कृतिका और जोर जोर से रोने लगी और वह रोते हुए एक ही बात बोल रही थी, ब्रो, सच में इसमें मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वही ऋषभ को उस अजनबी आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसको वजह से उसकी बहन की आंखों में आंसू आए थे। लेकिन वह अपनी बहन के सामने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू किए हुए बैठा था और कृतिका को शांत करते हुए वह लगातार उसका सर सहला रहा था। कुछ देर बाद जब रोते हुए कृतिका धीरे धीरे शांत होने लगी तो ऋषभ उसके सर पर किस करके उसका फोन उसकी तरफ बढ़ाकर धीरे से बोला, वह नंबर कौन सा है जिससे तुम्हें कॉल आती थी? यह सुन कृतिका ने धीरे से अपना फोन अनलॉक करके वह अननोन नंबर ऋषभ को दिखाया। ऋषभ ने बिना कुछ बोले वह नंबर अपने फोन में टाइप किया और किसी को सेंड कर दिया। नंबर के साथ उसने एक मैसेज भी लिखा था, पता करो यह नंबर किसका है और जिसका भी उसे अपने ठिकाने पर पहुंचाओ। डू इट एज सून एज पॉसिबल डॉट। यह मैसेज सेंड होने के बाद अगले ही पल दूसरी ओर से कपिल का मैसेज आया, ओके बॉस, बस 5 मिनट में यह नंबर जिसका भी उसकी सारी डिटेल आपके पास होगी। यह मैसेज देखने के बाद ऋषभ अपना फोन साइड रखकर बोला, डोंट वरी, अब नहीं आएगी कॉल और कोई तुम्हें ब्लैकमेल करना तो दूर परेशान भी नहीं करेगा। ओके। यह सुन कृतिका ऋषभ से हल्का सा अलग होकर हैरानी से बोली, सच्ची? यह सब इतनी जल्दी? क्या आपने बाकी के पैसे उसे दे दिए हैं? ऋषभ गहरी आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, ऋषभ कुंद्रा दिन रात मेहनत करके अपनी फैमिली के लिए कमाता है, फालतू कुत्तों के लिए नहीं। अपने ब्रो की बात सुन कृतिका को हल्की सी हंसी आ गई लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ आया और वह बोली, लेकिन ब्रो, अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए हैं तो आप इतनी सुरीति के साथ कैसे कह सकते हैं कि अब वह मुझे कभी कॉल करके परेशान नहीं करेगा? ऋषभ कुछ पल रुककर बोला, यू ट्रस्ट मी ना? यह सुन कृतिका जल्दी से बोली, खुद से भी ज्यादा। बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और अब उसे इस बात का भी विश्वास था कि जब उसका भाई बोल रहा था तो जरूर वह किसी वजह से ही बोल रहा है क्योंकि वह जो कहता था वह करके ही रहता था। तभी ऋषभ बोला, डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारी पॉकेट मनी भी वापस मिल जाएगी जो तुमने उसे दी है। यह सुन कृतिका हैरानी भरी एक्साइटमेंट में बोली, सच्ची? ऋषभ ने बस उसे वापस से अपने गले लगाकर इतना ही कहा, अम्मा। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद ऋषभ उसे खुद से अलग करके बोला, जाओ अब जाकर डिनर करो, सब लोग वेट कर रहे होंगे तुम्हारा। यह सुन कृतिका हंसते हुए बोली, अब तक तो उन्होंने डिनर भी कर लिया होगा। इस पर ऋषभ कुछ नहीं बोला और फिर उसे खाना खाने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर देकर अपना फोन लेकर रूम से चला गया। ऋषभ को जाता देख कहीं न कहीं कृतिका को बुरा लग रहा था क्योंकि काफी दिनों बाद ऋषभ ने उसे ऐसे गले लगाकर बात की थी और उसके साथ टाइम स्पेंड किया था। यह दिन वह कभी भूल नहीं सकती थी। कृतिका को भी ऋषभ के साथ टाइम स्पेंड करके काफी खुशी हो रही थी, इसलिए अपने भाई से बात करने के बाद वह अब काफी रिलैक्स फील कर रही थी और अब अपने भाई के ऑर्डर को मानते हुए खुशी खुशी डिनर करने के लिए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे की बालकनी में खड़े ऋषभ की नजर जैसे ही अपने फोन पर कपिल के द्वारा भेजी गई उस आदमी की डिटेल पर गई तो उसकी आंखें सर्द हो गई। अगले दिन मुंबई, इंडिया। आके इंडस्ट्रीज बिल्डिंग के टेरेस पर बने हेलीपैड पर एक चॉपर खड़ा था और कुछ बॉडीगार्ड उस चॉपर के इर्द गिर्द कुछ दूरी पर खड़े थे। तभी उस टेरेस पर बने एलिवेटर का दरवाजा खुला जिसमें से ऋषभ अपने ब्लैक बिजनेस सूट में अपने असिस्टेंट कपिल के साथ बाहर आया। कपिल के हाथ में एक लैपटॉप का बैग था और वह ऋषभ के पीछे पीछे चल रहा था। तभी ऋषभ चॉपर में जाकर बैठ गया और उसके पीछे कपिल भी चॉपर में जाकर बैठ गया। अगले कुछ सेकंड में वह चॉपर अपनी जगह से टेक ओवर हो गया। वहीं मुंबई के बाहर उस छोटे से विला में अभिषेक और इथान दोनों हॉल में एक सोफे पर बैठे थे और उनके सामने एक सोफे पर एक लॉयर हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट लेकर उन्हें वेरीफाई कर रहा था। सब कुछ पढ़ने के बाद वह वकील बोला, सब कुछ ठीक है मिस्टर इथान, यह पेपर्स एकदम लीगल है। इथान एविल स्माइल करते हुए बोला, अच्छी बात है लॉयर, वरना अगर गलती होती तो मुझे अफसोस होता कि मिस्टर रायचंद के साथ पता नहीं क्या हो जाता था। उसकी ऐसी बहकी बहकी बातें सुन वकील थोड़ा घबराया और फिर वहां से निकलने के लिए जल्दी से बोला, अच्छा अब अगर कोई और काम नहीं है तो मुझे परमिशन दे। बोलकर वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इथान ने उसे जाने का इशारा किया। तभी अभिषेक हंसकर बोला, सही कहा तुमने बॉस, बिल्कुल सही कहा। आखिर इतनी बड़ी और कीमती चीज के लिए इतना शक तो बनता ही है कि कहीं कोई गड़बड़ न हो। तभी इथान का फोन रिंग हुआ। उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आ रही थी। यह देख इथान अपना फोन लेकर अपने बेडरूम में चला गया और फिर उसने अपने लैपटॉप को खोलकर उस पर उसी नंबर पर कॉल की जिस नंबर से उसे अपने फोन पर आ रही थी। लैपटॉप पर कॉल कनेक्ट होते ही सामने इथान के डैड मिस्टर लाचलान का चेहरा आ गया। मिस्टर लाचलान को देखकर अब उनकी हालत में काफी सुधार नजर आ रहा था।
तभी मिस्टर लांचलान अपनी गहरी आवाज में बोले, मुझे मेरे केयरटेकर से पता चला कि बेटा तुम अभी इंडिया में हो। इथान कुछ पल रुककर बोला, हाँ, यहाँ कुछ पुराने हिसाब निपटाने आया हूँ। अपने पहले और आखिरी मकसद को पूरा करने आया हूँ। मिस्टर लांचलान धीरे से बोले, अच्छी बात है। और अपना मकसद पूरा करके ही लौटना। उस लड़की के साथ उस ऋषभ को भी मत छोड़ना। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम एक दिन अपनी माँ के साथ हुए धोखे का बदला जरूर लोगे। यह सुन इथान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। कुछ देर बाद मिस्टर लांचलान फिर से बोले, क्या तुम्हें पता है उस ऋषभ के हाथ वह पेन ड्राइव लग गई है जिसमें तुम्हारी माँ और उसकी बहन की वह वीडियो क्लिप थी। इथान बस इस पर डेविल स्माइल करते हुए बोला, मुझे पता है यह सब उस लड़की की वजह से हुआ है। अरुण के अंडर काम करने का भी उसका यही मकसद था, उसके जरिए किसी तरह मुझ तक पहुंचना और फिर उस क्लू को हासिल करना जो ऋषभ को मेरे और उसकी पत्नी से जुड़े पास्ट के बारे में कुछ पता चल सके। फिर कुछ पल रुककर बोला, चलो अच्छा ही है वैसे, क्योंकि अब तक तो उस ऋषभ को मेरा मेन टारगेट के बारे में भी पता चल चुका होगा और अब तक वह उसके खिलाफ प्लानिंग भी कर सका होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपनी बीवी के खतरे के बारे में जानते हुए भी वह बेवकूफ देश छोड़कर ही भाग गया। बोलकर वह जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ समीर के कॉटेज में खुशी इस वक्त समीर के कॉटेज में आई हुई थी। पिछले कई दिन से खुशी अपना चैलेंज पूरा करते हुए समीर की हर बदतमीजी और उसकी डेमोटिव बात को सहन करते हुए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भूलकर उसको अपने प्यार का एहसास दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। और हर बार समीर उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर वार करके उसे अपनी बात से पीछे हटने के लिए बोल रहा था। उसने तो यहां तक कह दिया था कि तुम जैसी लड़कियां की वजह से ही आज शरीफ लड़कियां भी अपने घर पर सेफ नहीं है। तुम्हारी वजह से ही लड़कियों की कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि सब लड़कियां तुम्हारी तरह ही बस लड़कों के आगे पीछे घूमती है। तुम शरीफ लड़कियां के नेम पर एक कलंक हो। पता नहीं तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ सिखाते भी है या नहीं। तुम्हारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज है भी या नहीं। अगर समीर की यह बात कोई और लड़की सुन लेती तो वह जरूर समीर को छोड़कर अब तक चली जाती, लेकिन वुशी ने उसकी इस बात का जवाब भी बहुत प्यार से दिया था। हालांकि उसे भी उस वक्त समीर पर बहुत गुस्सा आया था और उसका मन करा था कि वह अभी समीर को थप्पड़ लगाए, लेकिन वुशी ने ऐसा नहीं किया और उसने अपने गुस्से पर काबू करके बहुत ही प्यार से समीर को जवाब दिया था। और वही समीर खुद उसकी इस हरकत पर बड़ा इरिटेट हो गया था और वह बस खुशी को खुद से हमेशा के लिए दूर करने के लिए एक मौके की तलाश में था कि वह कब उसे पूरी तरह हट करके खुद से दूर कर दे। समीर इस वक्त अपने घर पर नहीं था और खुशी बैकयार्ड में इस वक्त समीर की दादी के साथ बैठकर शाम की चाय एंजॉय कर रही थी। जहां समीर खुशी को खुद से हमेशा के लिए दूर करने की प्लानिंग में था, तो वही दूसरी तरफ उसकी खुद की दादी और खुशी के बीच की बॉन्डिंग उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। खुशी पिछले कई दिन से समीर की एब्सेंस में उसकी दादी से मिलने आती थी और समीर के आने से पहले घंटों उसकी दादी के साथ बातें करके जाती थी। इस बीच उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। समीर की दादी खुशी को अपने और समीर के बारे में काफी कुछ बताती थी। तभी खुशी एकदम से दादी माँ से सवाल करते हुए बोली, दादी माँ, क्या आप बता सकती है कि मिस्टर सक्सेना ऐसे क्यों है? मतलब वह शादी तो दूर लड़कियों से भी इतना भागते क्यों है? यह सुन दादी माँ का कप हवा में रुक गया और वह वापस चाय का कप टेबल पर रखकर कुछ पल रुक कर बोली, जब एक बच्चे ने अपने बचपन में ही वह सब देख लिया हो जिसे देख एक बड़े का भी दिल फट जाए, तो उस मासूम से बच्चे पर क्या बीतेगी? खुशी धीरे से बोली, माफ करना दादी माँ, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाई। आप कहना क्या चाहती है, प्लीज साफ साफ बोलिए। दादी माँ ने एक गहरी सांस लेकर सब कुछ बोलना शुरू किया। दादी माँ धीरे से बोली, समीर जब बस एक 6 साल का बच्चा था, जब उसने अपने माँ बाप को अपने सामने लड़ते झगड़ते देखा था। जब भी समीर के माँ बाप आपस में लड़ते तब समीर डर के मेरे पास आ जाता था। कभी कभी तो मैं उसे थपकियां देते देते खुद सो जाती थी और वह बेचारा बच्चा मेरे बराबर में लेटा पूरी रात जगकर रोते हुए गुजर देता था। कुछ महीनों बाद उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। जब बच्चे की कस्टडी की बात आई तो फिर से दोनों लड़ने लगे। समीर का बाप उस वक्त बहुत कामयाब बिजनेसमैन था, इसलिए उसने अपने सारे पैसे खर्च करके कैसी भी करके इस बच्चे की कस्टडी जीत ली और उसकी माँ के मायके वाले ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, इसलिए वह वो केस हार गई। लेकिन कोर्ट ने इंसाफ करते हुए कहा कि जब तक समीर बड़ा नहीं हो जाता तब तक वह बारी बारी 6-6 महीने अपने दोनों पेरेंट्स के घर रहेगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह थी कि दोनों की ईगो तो जीत गई, लेकिन वह दोनों कभी मासूम बच्चे का दिल नहीं जीत पाए। अपनी जीत की खुशी में इतने मग्न हो गए कि कोर्ट के फैसले के बाद दोनों में से किसी ने भी समीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और डाइवोर्स और कस्टडी के केस के बाद दोनों अपनी दुनिया में मग्न हो गए। दोनों ही यह भूल गए कि उनकी भी कोई औलाद है। आखिर वह दिन आ ही गया जब समीर अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहकर एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने से थक गया और वह जब अपने डैड के पास था तो वह भागकर एक रात मेरे पास आया और मुझसे गले लगकर बहुत रोने लगा। मेरे बहुत पूछने के बाद उसने वह सब बताया जो बर्ताव उसके माँ बाप उसके साथ करते आए थे। मुझे लगा था कि शायद कस्टडी के बाद उन दोनों के दिल में अपने बच्चे के लिए तो प्यार है, इसलिए ऐसे झगड़ रहे हैं उसके लिए। तो मैं कुछ दिन के लिए आश्रम चली गई। जब आई तो समीर की यह हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने समीर को अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद खबर आई कि समीर की मां ने विदेश में किसी से शादी कर ली है और उसका बाप अपने बिजनेस में पूरी तरह तरक्की पा गया। समीर के बाप ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी समीर के नाम कर दी थी। लेकिन क्या फायदा इतनी नफरत पैदा करने के बाद ऐसे एहसान करने का? समीर ने उससे एक पैसा न लिया और खुद मेहनत करके यहां तक पहुंचा। उसके बाप की प्रॉपर्टी आज भी उसके नाम है और कुछ वफादार पुराने सर्वेंट्स उसका सारा जिम्मा देखते हैं। समीर के चाचा अब उस कंपनी को चला रहा है जो उसके बाप ने उसके नेम की थी। लेकिन समीर को उससे कोई मतलब नहीं है। बस यही वजह है जो मेरा बच्चा किसी से रिश्ता बनाने में डरता है, क्योंकि बचपन में उसने खुद अपने पेरेंट्स का रिश्ता टूटा हुआ देखा है। मेरे बहुत समझाने पर भी वह नहीं समझता, बल्कि उल्टा मुझसे नाराज हो जाता है। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन अपने बच्चे की नाराजगी नहीं। इसलिए मैं उससे इस बारे में ज्यादा फोर्स नहीं करती। उसे हमेशा ही लगता है कि जो लड़कियां उससे रिश्ता जोड़ना चाहती है या दोस्ती करना चाहती है
वह बस इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा है और वह भी एक दिन वक्त आने पर उससे तंग आकर उसकी माँ की तरह उसे छोड़कर चली जाएंगी। और उसका रिश्ता भी उसके पेरेंट्स की तरह खोखला ही रहेगा। इसलिए वह किसी पर ट्रस्ट करके दोबारा खुद को तोड़ना नहीं चाहता। बोलकर दादी माँ अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू साफ करने लगी। और वही खुशी की आंखें भी अब तक नम हो चुकी थी। उसका मन कर रहा था जोर जोर से रोने का, लेकिन वह दादी माँ के सामने किसी तरह खुद को रोके हुए थी। क्योंकि खुशी वाकई में समीर से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वह उसके डार्क पास्ट के बारे में सुनकर खुद को रोक नहीं पा रही थी। रात का वक्त, शेखावत विला। खुशी जब से समीर के कॉटेज से आई थी, वह तब से अपने कमरे से नहीं निकली थी। वह तब से बस रोए जा रही थी। आज रात विहान के अलावा घर पर कोई नहीं था, क्योंकि सुनीता और किशोर दोनों अपने मिलने वालों के यहाँ एक शादी अटेंड करने गए थे। और वही विहान को घर के किसी मेंबर की कोई खबर नहीं था। वह सुबह से अपने स्टडी में से बाहर ही नहीं आया था। एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने में ज्यादा बिजी था। घर पर सबको बिजी होने की वजह से आज खुशी को दिल भर के रोने का मौका मिल गया था, वरना उसके एक आंसू पर पूरा घर इकट्ठा हो जाता था। खुशी रोते हुए बस एक ही बात बोले जा रही थी, कितने गंदे लोग हैं वह। अपने बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तरस नहीं आया उन्हें? बेचारे मिस्टर सक्सेना पर पता नहीं क्या बीती होगी। पता नहीं कितना कुछ सहा होगा उन्होंने। कुंदरा पैलेस। अनन्या इस वक्त अपने बेडरूम की जगह कृतिका के साथ उसके बेडरूम सो रही थी। क्योंकि आज ऋषभ उसके साथ नहीं था रूम में, और उसे अपने खतरनाक नाइटमेयर की वजह से रूम में अकेले होने पर भी कभी कभी डर लगता था। अनन्या इस वक्त कृतिका के साथ उसके बेड के एक कॉर्नर पर लेटी हुई थी। उसने कुछ देर पहले ऋषभ से वीडियो कॉल पर बात कर ली थी। अचानक ही लेते हुए अनन्या के दिमाग में ऋषभ की कुछ बातें घूमने लगी। उसे ऋषभ के बर्थडे पर सरप्राइज डेट पर ऋषभ की हुई एक बात दिमाग में घूम गई, जो उसने बोली थी, यस वाइफी, यह तो बस शुरुआत है। जितना तुमने मुझे तड़पाया है उसकी कसर तो पूरी कर लो, अगला स्टेप बाद में कर लेंगे। यह याद आते ही अनन्या खुद से ही धीरे से बोली, तड़पना? ऐसा क्या किया है मैंने उनके साथ? और किया है तो मुझे याद क्यों नहीं? जहां तक मुझे याद है, शादी के बाद हमारे बीच ऐसे कोई सिचुएशन आई नहीं है जिसमें मैंने उन्हें तड़पाया हो, और शादी से पहले तो मैं इनको जानती तक नहीं था, तो तड़पाना तो दूर की बात। इस बारे में पिछले 3 हफ्तों से सोच सोच कर मैं पागल हो चुकी हूं। मुझे तो ऐसा कुछ याद आया नहीं जिससे मुझे उनकी उस रात को कही हुई बात का मतलब समझ आए। यार सच में यह आदमी मेरी समझ से बाहर है। यही सब के बारे में सोचते हुए उलझनों में फंसी अनन्या की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन मुंबई, इंडिया। अनन्या और कृतिका रेडी होकर जल्दी से ब्रेकफास्ट करके दोनों ड्राइवर के साथ कॉलेज के लिए निकल गई, और वही खुशी भी कॉलेज के लिए निकली। खुशी बाकी दिनों के मुकाबले आज कॉलेज थोड़ा बंद समर कर गई थी, और आज वह कॉलेज जाने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। क्योंकि उसने आज मन ही मन समीर से मिलकर उसकी सारी उलझनें दूर करने का जो फैसला ले लिया था। वह चाहती थी कि वह आज समीर से मिलकर अपने मन की सारी बात बता देगी, और उसे यह कहकर कन्विंस भी कर लेगी कि उसे अपने पास्ट को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। मतलब वह उसे बता देगी कि उसे उसके पास्ट के बारे में सब पता लग चुका है, और वह उससे बात करके आज उसको उसके पास्ट की सोच बाहर निकालने की कोशिश करेगी। और आज वह उसकी तरफ प्यार का नहीं बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी। कॉलेज पहुंचने के बाद खुशी सीधा समीर के केबिन की ओर बढ़ गई। आज सब लोग मुड़ मुड़कर खुशी को देख रहे थे, और उसे बना समरा देख उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, तो कोई उसके इतना बंद समर के कॉलेज आने पर कमेंट पास कर रहा था। खुशी सबको इग्नोर कर किसी तरह समीर के केबिन पहुंचना चाहती थी। खुशी ने जैसे ही केबिन का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि समीर अपने केबिन में नहीं था। खुशी यह देखकर सीधे अंदर एंटर हो गई, और वही उसके केबिन में समीर के आने का वेट करने लगी। वह समीर के केबिन में लगी फोटोज को बड़े ध्यान से देख रही थी, जिसमें ज्यादातर फोटो समीर को उसके म्यूजिक करियर में मिली ट्रॉफी की थी। अभी खुशी बारी बारी उन सब तस्वीरों पर अपने हाथ फिराकर देख ही रही थी कि तभी केबिन का गेट खोलकर समीर अंदर आया। आज समीर का मूड कुछ खराब था, इसलिए जब उसकी नजर खुशी पर गई तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, और वह उस पर भड़कते हुए बोला, हाउ डेयर यू, मेरे बिना परमिशन के केबिन में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई लड़की? अचानक समीर की तेज आवाज कानों पर पड़ने पर खुशी अपनी जगह से उछल गई। वह उसे देखते हुए धीरे से बोली, आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, लेकिन जब आप केबिन में मौजूद नहीं थे तो इसका मतलब तुम्हें मुंह उठाकर केबिन में आने का लाइसेंस मिल जाएगा? समीर गुस्से से खुशी पर बरसते हुए बोला। खुशी उसके इस रूड बिहेवियर से घबराने वाली नहीं थी, क्योंकि अब तक उसे समीर के रूड बिहेवियर की शायद आदत हो चुकी थी। खुशी धीरे से उसके पास आकर कुछ पल रुककर बोली, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर सक्सेना, आप। समीर बीच में ही उस पर चिल्लाते हुए बोला, अरे अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को। भोली बनकर पहले आसपास मंडराओ और फिर मौका मिलते ही फायदा उठाकर पैसे लेकर ब्लैकमेल करो। यही आता है न तुम जैसी लड़कियों को? और यहां तक आने का भी तुम्हारा यही मकसद था ना? यह सुन खुशी के पैर अपनी जगह जम गए, क्योंकि आज तक भले ही समीर उसके साथ रूड रहा था, लेकिन उसने कभी भी खुशी के कैरेक्टर के बारे कुछ नहीं बोला था, और आज वह उसे इनडायरेक्टली कैरेक्टरलेस बोल रहा था। तभी समीर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, क्यों मैं सच कह रहा हूं ना? मेरे पास आने का भी तुम्हारा यही मकसद था ना? अच्छा चलो बताओ, और कितनों के साथ तुमने यह किया है? और कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं तुम्हारे जिन्हें तुमने धोखा दिया है? अरे नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बेड पार्टनर। कितनों का बिस्तर गर्म किया है? तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे केबिन में गूंज गई, और इसी के साथ समीर का चेहरा एक तरफ झुक गया था। दरअसल समीर की बातें अब खुशी के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, और जब उसने उसकी आखिरी बात सुनी तो उससे रहा नहीं गया, और उसने गुस्से से एक जोरदार तमाचा समीर के गाल पर जड़ दिया, जिससे उसका मुंह एक तरफ झुक गया। खुशी अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, बेशर्म इंसान, जो चीज मुझे सुनने पर भी शर्म आ रही है, तुमने उसके बारे में सोच भी कैसे लिया? नहीं, दरअसल मेरी ही गलती है जो मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया। तुम क्या किसी से प्यार करोगे?
तुम्हें प्यार का मतलब तो दूर वोमेन रेस्पेक्ट के बारे में भी नहीं पता। तुम खुद को बहुत ग्रेट समझते हो, न असल में तुम क्या हो वह मुझे अब पता चला। तुम एक निहायती घटिया इंसान हो। तुम मुझसे प्यार क्या करोगे? बल्कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। और मुझे तो तुम्हें पहली बार देखकर तुम्हारे लिए अपने दिल में आने वाली फीलिंग्स पर भी शर्म आती है। मैं यहां तुम्हारे बारे में जानकर तुम्हें अंधेरे से निकालने के लिए तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई थी, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो किसी की दोस्ती तो दूर नफरत भी डिजर्व नहीं करते। मेरी एक बात अच्छी तरह से याद रखना, तुम कभी किसी का दिल जीतना तो दूर उसके दिल में अपने लिए जगह भी नहीं बना पाओगे। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। बोलकर वह अपनी लाल आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। और वही समीर बस जमीन को ही घूरते हुए वही खड़ा रहा। अपने आज के सारे लेक्चर अटेंड करके कृतिका और अनन्या अकेले ही कॉलेज के बाहर खड़े थे। आज पूरे टाइम कॉलेज में उन दोनों की मुलाकात खुशी से नहीं हुई थी। उन्होंने लेक्चर के बाद खुशी से मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों के पास खुशी का एक मैसेज उनके फोन पर पड़ा था कि आज वह जल्दी ही कॉलेज से चली जाएगी क्योंकि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए वह उनसे मिल नहीं पाएगी। इसलिए कृतिका और अनन्या खुशी का वेट न करते हुए अपनी कार की ओर बढ़ रही थी कि तभी अचानक ही अनन्या को याद आया कि कॉलेज से निकलने से पहले उसे प्रिंसिपल से कुछ काम था। इसलिए अनन्या कृतिका को वहीं रुककर उसका वेट करने को बोलकर वहां से अंदर कॉलेज में चली गई। लेकिन वह जैसे ही कॉरिडोर के पास तक पहुंची तभी किसी ने उसके मुंह पर रुमाल लगा दिया। उस रुमाल में क्लोरोफार्म इतना ज्यादा था कि अनन्या एक सेकंड में ही गहरी बेहोशी में पहुंच गई। वही कॉलेज के मैन एग्जिट पर खड़ी कृतिका को जब अनन्या का इंतजार करते हुए करीब 1 घंटे के आसपास बीत गया तो वह अपने साथ एक बॉडीगार्ड को लेकर कॉलेज के अंदर चली गई। कृतिका ने डायरेक्ट ऑफिस पहुंचकर प्रिंसिपल से जब अनन्या के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अनन्या तो उनसे मिलने ही नहीं आई। यह सुन कृतिका ने जल्दी से जाकर वॉशरूम साइड चेक, वहां भी अनन्या नहीं मिली और बारी क्लासरूम में भी चेक करने लगी, लेकिन उसे अनन्या कहीं नहीं मिल रही थी। बढ़ते वक्त के साथ कृतिका की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वही अब तक ऋषभ के वह सारे बॉडीगार्ड भी अनन्या को ढूंढने कॉलेज के अंदर आ गया थे, जिन्हें ऋषभ ने खास अनन्या की सेफ्टी के लिए रखा था। उनमें से एक बॉडीगार्ड जो उनका लीडर था, उसे कुछ गड़बड़ लगी कि शायद अनन्या के गायब होने के पीछे ऋषभ के दुश्मनों का हाथ हो, तो वह अपनी फोर्स लगाकर डायरेक्ट उस रूम में गया जहां सारे सीसीटीवी कैमराज को कंट्रोल किया जाता था। और उसने बारी बारी सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला कि उसमें एक कैमरा खराब था और उसे खराब हुए कुछ घंटे ही बीते थे। इसका मतलब साफ था कि दुश्मन बहुत शातिर था, इसलिए किसी को उसका चेहरा न दिखे उसने कैमरा ही खराब कर दिया था। लेकिन करीब 2 घंटे की छानबीन के बाद ऋषभ के बॉडीगार्ड को समझ आ गई कि उनकी मैडम को किसी ने किडनैप कर लिया है, और जिसने भी किया है वह बहुत चालाक है। उसने अपने पीछे एक भी क्लू नहीं छोड़ा है जिससे दुश्मन उस तक पहुंच सके। अब तक कृतिका को भी घर ड्रॉप कर दिया था और अनन्या के किडनैप होने की खबर भी पूरे कुंदरा पैलेस में आग की तरह फैल गई थी। 4 घंटे बीत गए थे लेकिन अनन्या का कुछ पता नहीं चला था, और इसकी टेंशन पूरे कुंदरा परिवार के चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन सबको यह डर सता रहा था कि पता नहीं अनन्या कहाँ और किस हाल में होगी, और साथ ही यह टेंशन कि वह लोग ऋषभ को क्या जवाब देंगे कि उसके अब्रॉड गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और उसकी वाइफ पर यह मुसीबत आ गई। वह लोग उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सके। तरह तरह के ख्याल सबके मन में घूम रहे थे। और वही इन सबसे अनजान खुशी फैमिली ग्रुप पर सबको यह मैसेज डालकर कि वह एक म्यूजिक एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के पास एक शहर को जा रही है। खुशी इस वक्त खुद को बहुत टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए वह खुद को थोड़ा वक्त देने के लिए कुछ वक्त के लिए सबसे दूर म्यूजिक एग्जीबिशन का बहाना लेकर दिल्ली अपनी एक फ्रेंड के घर जा रही थी जो खुद उसके साथ थी। उसके ऐसे बुरे वक्त में उसने उसे यही एडवाइस दी थी। उस वक्त खुशी को दिल भर के रोने के लिए एक कंधे की जरूरत थी जो उस वक्त उसकी फ्रेंड थी, और वह उसी के कहने पर उसके साथ उसके घर दिल्ली जा रही थी। इधर कुंदरा पैलेस के हॉल में कृतिका, बबीता और सुनीता तीनों उदास आंखों में आंसू लिए सोफे पर परेशान बैठी थी। और वही किशोर, विहान, आदित्य और अमर अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर किसी तरह अनन्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें शक था कि हो सकता है अनन्या को किडनैप रायचंद परिवार में अभिषेक और अभिराज रायचंद ने कराया हो, क्योंकि वह लोग पहले भी अनन्या को वापस अपने घर ले जाने की ऐसी कई नाकामयाब प्लानिंग कर चुके थे। ऋषभ के ऑर्डर पर अब तक पूरी मुंबई पुलिस अनन्या को ढूंढने के लिए पूरी मुंबई पर तैनात हो चुकी थी। मुंबई, इंडिया। अनन्या के गुम होने की खबर अब तक ऋषभ को पहुंच चुकी थी, इसलिए उसने अनन्या को ढूंढने के लिए पूरी मुंबई पुलिस पूरे मुंबई पर तैनात कर दी थी। अब तक पुलिस मुंबई के कई सारे इलाकों में अनन्या को ढूंढ चुके थे, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से दूर एक जंगली इलाके में बने छोटे से विला के बेसमेंट में बेहोश अनन्या एक चेयर से बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर चेयर से रस्सी से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टैप लगा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। तभी उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर समझने की कोशिश की कि आखिर वह अभी है कहाँ। अनन्या बेसमेंट में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर अपने मन में बोली, यह जगह कौन सी है और मैं यहां कैसे आई? जहां तक मुझे याद में लास्ट टाइम कॉलेज। फिर मुझे यहां कौन लाया? कहीं मैं किडनैप तो नहीं हो गई? ओह नो शिट, अभी तो ऋषभ भी इंडिया में नहीं है, तो मुझे यहां से निकालेगा कौन? नो अनन्या, रिलैक्स, डोंट पैनिक। ऋषभ नहीं है तो क्या हुआ, अभी मुझे खुद ही खुद की मदद करनी होगी। और वैसे भी ऋषभ ने जो मुझे ट्रेनिंग दी है वह भी तो काम में लानी है। यह सारे ख्याल उसके मन में आ रहे था। तभी वह अपने हाथ रस्सी से खोलने की कोशिश करने लगी। तभी एक परछाई उसे सामने दीवार पर आती हुई नजर आई। यह देख अनन्या खुद को जल्दी छुड़ाने के लिए और भी ज्यादा प्रोग्रेस करने लगी। तभी कुछ ही देर बाद वह आदमी उसके सामने आया जिसकी वह परछाई थी। वह अनन्या को इस तरह झटपटाता देख एक शैतानी हंसी हंसकर बोला, हेलो मिसेस अनन्या, ऋषभ कुंदरा। यह आवाज सुन अनन्या एकदम से रुक गई और उस आदमी को गौर से देखने लगी। हालांकि बेसमेंट में डिम लाइट थी और वह भी वेंटिलेटर से आ रही रोशनी की वजह से थी, लेकिन वेंटिलेटर के सामने खड़े होने की वजह से अनन्या उस आदमी का चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही थी।
तभी वह आदमी अनन्या के और करीब आया और उससे बोला, तो कैसा लग रहा है? इथान लाचलान की जेल में आकर बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। अनन्या अपने मुंह पर लगे टैप की ओर इशारा करके आंखों ही आंखों में उसे इशारा करते हुए बोली, पहले इसे खोलो। तभी इथान ने एक झटके से अनन्या के मुंह से उसका टैप हटा दिया। इसी के साथ अनन्या की एक दर्द भरी आह निकल गई। तभी अनन्या धीरे से बोली, देखने में तो मर्द लगते हो, लेकिन एक लड़की को किडनैप करके दुश्मनी निकालने की हरकत से तो मुझे तुम्हारी मर्दानगी पर भी शक हो रहा। अनन्या इतना ही बोला था कि तभी इथान ने अपना गुस्सा और अपनी सालों की सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए अनन्या के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे वह एक तरफ झुक गई। आज तक अनन्या पर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया था, इसलिए थप्पड़ के जोरदार इंपैक्ट से अनन्या की आंखें हल्की नम हो गई। वह जानती थी कि यह वक्त इमोशनल होने का नहीं है, बल्कि इथान को सबक सिखाने का है और उसके सामने डटकर खड़े रहने का है। उसे इस वक्त इथान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह इथान को घूरते हुए बोली, अगर अपनी मर्दानगी पर उठ रहे सवाल पर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो मेरे हाथ खोलकर एक फाइट करके साबित क्यों नहीं कर देते? इथान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि एक औरत उसके सामने उसे चैलेंज करे। इससे उसकी ईगो हर्ट हो जाती थी, क्योंकि वह हमेशा से ही औरतों को नाजुक और अपने पैर की जूती समझता था। और इसलिए आज अनन्या के इस तरह उसे खुलकर चैलेंज करना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से से एक और थप्पड़ अनन्या के गाल पर मार दिया। इथान गुस्से से बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लेकिन कोई नहीं, बहुत जल्द यह जो घमंड है न वह भी टूट जाएगा, जब खुद की असलियत पता चलेगी। यह सुन अनन्या बिना कुछ बोले बस अपनी लाल लाल आंखों से इथान को घूरने लगी। उसे ऐसे देखता देखा इथान को उस पर अब और गुस्सा आने लगा और वह उस पर गुस्सा उतारते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। और वही अनन्या बस खुद को ऐसे ही चेयर पर बंधे हुए उसके चुंगल से बचाने की कोशिश करने लगी। तभी इथान का कॉल रिंग हुआ और दूसरी तरफ से अभिषेक की भारी आवाज उसके कानों पर पड़ी, जो उससे कह रहा था, मैं पेपर्स लेकर आ रहा हूं। यह सुन इथान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अनन्या की तरफ मुड़कर बोला, किस्मत अच्छी है जो बच गई, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। अभी कुछ काम है, वह करने के बाद हम अपनी प्रोसेस आराम से मेरे बेडरूम में स्टार्ट कर सकते हैं। बोलकर वह शैतानी हंसी हंसने लगा और वही अनन्या उसकी इस घिनौनी बात पर उसे घिन भरी नजरों से देखने लगी। कुछ देर बाद इथान अनन्या के सामने एक चेयर पर बैठा था और अनन्या के मुंह से उसका टैप हटा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और गालों पर लाल निशान थे। उसकी हालत देख लग रहा था जैसे उसे टॉर्चर किया हुआ हो। तभी अनन्या अपनी लो वॉइस में बोली, आखिर तुम्हारा मुझसे क्या मतलब है? क्यों लाए हो मुझे यहां परेशान करने के लिए? देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं कि मैं किसी इथान विथान को नहीं जानती। आखिर कौन हो तुम? इथान शैतानी हंसी हंसकर बोला, चच्चा, इथान लाचलान को नहीं जानती? चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्द जान जाओगी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारे हस्बैंड ने भी कभी मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। बोलते हुए उसकी आवाज में एक ताना था। अनन्या उसकी आखिरी सेंटेंस सुनकर चौंक गई और बड़ी ध्यान से इथान को देखने लगी। तभी अनन्या हल्का सा हंसकर सरकास्टिकली बोली, क्यों, तुम क्या कोई स्पेशल हो जो तुम्हारे बारे में ऋषभ को मुझे बताना जरूरी था? लिसन, मेरा हस्बैंड बहुत फेमस है, इसलिए उसके दोस्त से ज्यादा दुश्मन है, तो क्या वह मुझे अपने हर दुश्मन के बारे में डिटेल देगा? अपने सामने अपनी बेइज्जती सुन इथान ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और वह घूर घूर कर अनन्या को देखने लगा। तभी उसने गुस्से से पास पड़ी एक कांच की रोड उठाकर अनन्या के हाथ पर रख दी और इसी के साथ अनन्या की एक दर्द भरी चीख पूरे बेसमेंट में गूंज गई और उसकी आंखें नम हो गई। कुछ देर के फिजिकल टॉर्चर देने के बाद इथान दांत कचकचाते हुए बोला, किसी और का तो पता नहीं, लेकिन उसे मेरे बारे में जरूर बताना चाहिए था, क्योंकि क्या है न, उसकी मासूम वाइफ इतनी भी मासूम नहीं है। धोखेबाज है, धोखेबाज। धोखेबाज मां की धोखेबाज औलाद हो तुम। यह सुन अनन्या शॉक्ड रह गई। वह अपनी अटकती हुई आवाज में धीरे से बोली, यह क्या कह रहे हो तुम? और इन सब से मेरी मां का क्या कनेक्शन? इथान बीच में चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि इन सब की जड़ तुम्हारी मां है। लर, जिस जगह पर तुम हो उसकी जिम्मेदार भी तुम्हारी मां और कहीं न कहीं तुम भी हो। तभी इथान के एक बॉडीगार्ड ने आगे आकर अनन्या के सामने लैपटॉप में एक वीडियो क्लिप ऑन कर दी। अनन्या की हालत अब तक बहुत खराब हो चुकी थी। इथान के बहुत देर तक टॉर्चर देने के बाद अनन्या के हाथों और माथे से खून बह रहा था और उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। साथ में उसके गालों पर भी इथान के थप्पड़ की वजह से हाथ छपे हुए थे। हमेशा ही एक प्रिंसेस की ट्रीटमेंट और बेहद प्यार मिलने के बाद उसकी हालत देख किसी को भी उस पर तरस आ जाता। आज तक जिस अनन्या से किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी, आज वह इस हालत में चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। अनन्या की आंखें दर्द से झुकी हुई थी और वह गर्दन लटकाए हुए एकदम बेहोशी की तरह निढाल बैठी थी। तभी इथान ने अनन्या के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, देख अब अपनी मां के हाथों अपनी बर्बादी का सबूत। यह सुनते ही अनन्या की अधखुली आंखें सामने लैपटॉप स्क्रीन पर गई। स्क्रीन पर वही वीडियो क्लिप चल रही थी जिसकी पेनड्राइव माया ने ऋषभ को दी थी और उसने कुछ दिन पहले ही अपने लैपटॉप पर वह वीडियो देखी थी, जिसमें दो औरतें आपस में बातें कर रही थी और उन्हीं में से एक थी मिसेस लाचलान यानी कि इथान की मां। अनन्या बार बार अपनी अधखुली आंखों को खोलकर बड़े ध्यान से उस वीडियो क्लिप को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक वह उस वीडियो क्लिप में दिख रही एक औरत को बड़े ध्यान से देखने लगी। उसे देख अनन्या खुद में धीरे से बुदबुदाई, यह मुझे कहीं देखी देखी क्यों लग रही है, इन्हें मैंने कहा देखा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। कुछ देर अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद अचानक ही अनन्या को एक बात बिजली की तरह चमकी। वह धीरे से अपनी अटकती हुई आवाज में बोली, यह तो वही लेडी है जो हर दूसरे हफ्ते मेरे नाइटमेयर में आती है मुझे लेने। यह सब याद आते ही अनन्या की आंखें एकदम बड़ी हो गई और वह झट से इथान से बोली, यह लेडी कौन है? इथान गुस्से से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखते हुए बोला, यह है तुम्हारी धोखेबाज मां। बोलते हुए उसने क्वीन हेनरी की ओर इशारा किया और फिर मिसेस लाचलान को देखते हुए बोला, और यह मेरी बदकिस्मत मां जिसने अपनी ही बहन पर विश्वास करके सबसे बड़ी गलती कर दी। यह सुन अनन्या नसमझी में इथान की ओर देखने लगी।
उसने पूरी वीडियो क्लिप देख ली थी और उसे पूरी वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं लगी जिसमें उसकी मां ने इथान की मां को धोखा दिया हो या उसके साथ विश्वासघात किया हो। हाँ, उसमें मिस हेनरी का मिसेस लाचलान के लिए प्यार तो नजर आ रहा था, जिसमें वह अपनी औलाद न होने पर अपनी सारी प्रॉपर्टी मिसेस लाचलान के पेट में पल रहे बच्चे के नाम कर देना चाहती थी। और उसमें मिस हेनरी यह भी साफ साफ बोल रही थी कि अगर उनकी कोई औलाद होती है तो वह अपनी आधी प्रॉपर्टी मिसेस लाचलान के होने वाले बच्चे को देंगी और आधी अपनी बेटी को। उसमें अनन्या को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां मिस हेनरी ने धोखा कहा दिया था। अनन्या न समझी में इथान की ओर देखते हुए बोली, इसमें गलत क्या है? इथान एक झटके से लैपटॉप को बंद करके लगभग चिल्लाकर बोला, ओह रियली? इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे तो हैरानी है कि उस कुंदरा ने तुम ऐसा क्या देखा था जो तुम जैसे कम दिमाग लड़की से शादी करी। अरे आंखें खोल कर देखो, इसमें तुम्हारी मां ने अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरी मां के होने वाले बच्चे के नाम करने का प्रॉमिस किया है। इसका साफ मतलब है कि जिस प्रॉपर्टी को तुमने मालकिन बनकर अपने पति के नाम करी है न उस पर 50% मेरा राइट्स है और मैं उसका ओनर हूं। इथान की यह बात सुन अनन्या दंग रह गई। उसके पास कुछ भी बोलने को शब्द ही नहीं रह गए। इथान फिर से गुस्से में बोला, मेरा बाप तो तुम्हें बचपन में ही मार देना चाहता था और क्वीन हेनरी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना चाहता था, लेकिन अफसोस के वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि एक तो तुम्हारे पीछे वह रायचंद की सिक्योरिटी थी और फिर उस निठले ऋषभ की भी। पता नहीं कौन से पागल कुत्ते ने उसे काट खाया था जो 10 साल की उम्र से तुम्हारे पीछे मजनू की तरह सिक्योरिटी लगाए बैठा था। बोलकर उसने गुस्से से अपना एक टेबल पर दे मारा। और वही अनन्या इथान का आखिरी सेंटेंस सुनकर ही शॉक्ड हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वह कंफर्म करने के लिए अपनी अटकती हुई आवाज में बोली, क्या कह रहे हो तुम? क्या ऋषभ बचपन से? इथान गुस्से से उसे घूरते हुए चिल्लाकर बोला, क्यों एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? कानपुर में हड़ताल है क्या? कहा न तुम्हारा उस मजनू पागल पति की वजह से मेरा बाप बचपन में ही तुम्हें मार नहीं पाया। वही अनन्या के कान पर इथान की बातें तो पढ़ रही थी लेकिन उसके दिमाग तक नहीं जा रही थी क्योंकि इथान से ऋषभ के बारे में सुनकर उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारे सवाल चल रहे थे, जैसे 10 साल का ऋषभ उसे बचपन से सिक्योरिटी क्यों दे रहा था, और अगर वह उसे जानता था तो अनन्या को उसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं था, और उसके फैमिली में भी किसी ने उसे ऋषभ के बारे में क्यों नहीं बताया था, और सबसे बड़ा और अहम सवाल कि शादी से पहले ऋषभ का उससे क्या रिश्ता था, वह उसे कैसे जानता था और वह उसे सिक्योरिटी क्यों दे रहा था। अनन्या के दिमाग में यही सब घूम रहा था और वह जानती थी कि इन सारे सवालों के जवाब उसे ऋषभ से ही मिल सकते हैं। वह अब बस किसी भी तरह ऋषभ को मिलकर अपने दिमाग में चल रही उलझनों को मिटाना चाहती थी। अनन्या यही सब सोच रही थी कि तभी इथान की एक तेज आवाज उसके कानों पर पड़ी। वह किसी को बुलाते हुए बोला, अंदर आ जाओ। अनन्या यह सुनकर चौंक गई कि अब इथान किसे बुला रहा था। तभी एक आदमी अपने हाथ में एक फाइल लेकर धीमे बदमों से चलकर इथान के पास आया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। अनन्या की नजरें जैसे ही उस आदमी पर गई, उस आदमी को देख अनन्या की सांसें मानो थम गई थी। उसका सारा खून मानो सूख चुका था। वह बस फटी हुई आंखों से इथान के पीछे खड़े शख्स को देख रही थी। मुंबई, इंडिया। अनन्या फटी हुई आंखों से इथान के पीछे खड़े शख्स को देख रही थी। दरअसल इथान के पीछे इस वक्त कोई और नहीं बल्कि अभिषेक रायचंद खड़ा था। अनन्या बिना पलकें झपकाए एकटक अभिषेक को देख रही थी। अभिषेक को इस वक्त इथान के साथ खड़ा देख अनन्या कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अभिषेक यहां क्या कर रहा था। क्या वह इसे बचाने आया था या फिर वह भी इथान के साथ? आगे की बात सोचते हुए भी अनन्या को डर लग रहा था, इसलिए उसने खुद को कन्विंस करने के लिए पहली बात को ही ठीक समझा। अनन्या के मन में इस वक्त बहुत से सवाल चल रहे थे जिनके आधों का जवाब उसे ऋषभ से और आधों का जवाब उसे अपने बड़े पापा से चाहिए था। इसलिए वह अटकती हुई आवाज में बोली, बड़े पापा, आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे प्रोटेक्ट करने आए हैं? यह सुन अभिषेक की नजरें तुरंत नीचे झुक गई और उसकी वह अकड़ भी गायब हो गई जिससे वह किसी की भी नजरों में देखकर दिल ठोक कर अपनी बात रखता था, लेकिन आज उसी अभिषेक की नजरें झुकी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह जानबूझकर अनन्या को इग्नोर कर रहा था और अभिषेक के इस तरह के बिहेवियर से अनन्या का दिल बैठा जा रहा था। वह अभिषेक को लेकर खुद में ही लड़ रही थी कि क्या वह उसे सच में बचाने आया था या फिर वह भी इथान के साथ ही था। अभी अनन्या अभिषेक की इमेज खुद की नजरों में पॉजिटिव लेने की कोशिश ही कर रही थी कि लेकिन तभी उसके कानों पर इथान की आवाज पड़ी जो कह रहा था, मिस्टर रायचंद, क्या तुमने यह पेपर खुद चेक किए है? इथान जानबूझकर अनन्या के सामने अभिषेक से ऐसे बात कर रहा था जैसे वह उसका कोई पुराना भरोसेमंद दोस्त हो जिससे उस पर बेइंतहा ट्रस्ट हो। अभिषेक और इथान अभी आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन अनन्या की नजरें बस अभिषेक पर टिकी हुई थी। उसे अब तक समझ आ गई थी कि अभिषेक उसे बचाने नहीं बल्कि खुद इथान के साथ था, लेकिन उसे सच में इस बात का गहरा झटका लगा था। बस बड़ी मुश्किल से उसने खुद को काबू पा रखा था, बस यह सोचकर कि अभी इमोशन होने या किसी सवाल जवाब का वक्त नहीं था और ऋषभ की एब्सेंस में अब उसे खुद की हेल्प करनी थी और इन सब से बचने के लिए उसे खुद ही लड़ना होगा। वह अपने आंसू दिखाकर दुश्मन के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था और वह कुर्सी के पीछे ही लगातार अपने टेक्निकल तरीकों से रस्सी से अपने दोनों हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी इथान अनन्या के सामने एक फाइल रखते हुए बोला, साइन करो इस पर। वह फाइल एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी जिसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स थे और जिसके हिसाब से अनन्या ने जो प्रॉपर्टी ऋषभ के नाम की थी वह सारी उससे लेकर इथान के नाम होनी थी, यानी कि मिस हेनरी की प्रॉपर्टी का 100% इथान के नाम हो जाता अगर अनन्या उस पर साइन करके अपना अप्रूवल दे देती तो। वही इथान की बात सुन अनन्या ने एक नजर उस फाइल को देखा और फिर अपनी तेज नजरों से इथान को घूरने लगी। उसे कोई रिएक्ट न मरता देख इथान चिल्लाकर बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूं? साइन इट।
जब कुछ देर इथान ने अनन्या को शांत देखा तो वह एकदम से आगे आया और उसने अनन्या को उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोला, चुपचाप साइन करो या और मजा चखना है। लगता है ऐसे नहीं मानेगी डॉट, बोलकर वह अनन्या के बाल और ज्यादा खींचने लगा। वही अनन्या को ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसके बाल उसके सर से अलग हो जाएंगे। उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी अनन्या को फील हुआ कि लगातार उसकी कोशिश से उसके हाथों पर बंधी रस्सी कुछ ढीले हो गई थी। अनन्या ने धीरे से अपना हाथ रस्सी से आजाद कराया और फिर अपनी गर्दन को झुकाकर उसने पूरी ताकत से इथान का हाथ पकड़ लिया और वह झटके से मुड़ गई और इथान की पीठ उसकी तरफ हो गई। अनन्या ने जोर की एक लात इथान की कमर में दे मारी जिससे वह कुछ फीट की कदमों पर आगे जाकर रुका। उसके इस एक्शन से बेसमेंट में मौजूद सभी गुंडे जो अंधेरे की वजह से अनन्या को अब तक दिखे नहीं थे, वह सब अपने बॉस पर हमला होते देख अचानक ही अपनी बंदूकें अनन्या की ओर तान कर खड़े हो गए। अब अनन्या चारों तरफ से बंदूकों के ट्रिगर से घिर घिर गई थी। अनन्या को पता था कि वह अकेले ही सबसे नहीं लड़ पाएगी, इसलिए उसने अब ताकत की जगह अपनी सूझबूझ का ही इस्तेमाल करना ठीक समझा और वह अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर खड़ी हो गई। वह अब लड़कर हराने के बजाय यहां से किसी तरह बचकर निकलना चाहती थी। और वह कैसे? इन सब की प्लानिंग ही वह अपने दिमाग में बना रही थी। वही उसके एक्शन की वजह से इथान के चेहरे पर जो गुस्सा आया था, वह अनन्या को ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा देख एविल स्माइल करने लगा। वह एक शैतानी हंसी हंसकर बोला, अच्छा हुआ जो गलती का एहसास जल्दी हो गया, लेकिन क्या फायदा, पनिशमेंट तो फिर भी मिलेगी। फिर कुछ पल रुककर बोला, और पनिशमेंट क्या, कैसे और कब देनी है वह हम काम करने के बाद देखेंगे। पहले डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो और फिर उसके बाद तुम मेरी गुलाम। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा और अनन्या की ओर बढ़ने लगा। अनन्या उसके घिनौने इरादे साफ समझ रही थी। तभी जैसे ही उसने अनन्या का गाल पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, बेसमेंट में मौजूद सभी लोगों के कानों पर एक गहरी आवाज पड़ी, पनिशमेंट किसे, कब, कैसे, कहां देनी है, यह तो किंग डिसाइड करता है ना, राइट। यह आवाज सुन सब लोगों ने बेसमेंट की स्टेयर्स की ओर देखा जहां हल्की रोशनी में एक शख्स खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का किंग ऋषभ कुंद्रा था। ऋषभ अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर धीमे कदमों से इथान की ओर आ रहा था और उसके चेहरा बेहद शांत नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर न कोई परेशानी न किसी प्रकार का कोई गुस्सा झलक रहा था। उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा काफी शांत था। दरअसल ऋषभ अपने जिस काम से इंडिया से बाहर गया था, अनन्या की किडनैपिंग की खबर सुनकर अपने उस काम को शुरू करने से पहले ही छोड़कर वापस इंडिया आ गया था। ऋषभ को अचानक वहां देखकर सबके चेहरे पर परेशानी या हैरानी नजर आ रही थी। अनन्या हैरानी से अपनी फटी हुई आंखों से ऋषभ को देख रही थी। यह सब उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। वही ऋषभ ने एक बार भी अनन्या को नहीं देखा था। उसकी नजरें कोने में खड़े अभिषेक के ऊपर थी। ऋषभ अभिषेक की ओर देखता रहा, फिर अचानक ही अजीब तरह से मुस्कुराया। लगभग 1 घंटे बाद उस बेसमेंट का दरवाजा खुला जो एक खंडर जमीन पर रखे एक पत्थर से ढका हुआ था और उस दरवाजे से ऋषभ बाहर आया और उसने अपनी गोद में अनन्या को ब्राइडल स्टाइल में पकड़ा हुआ था और उसके हाथों और शर्ट के कॉलर और कफ पर ब्लड स्टेन लगे हुए थे। अनन्या की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके हाथों और माथे पर लगे उन जख्मों से हल्का हल्का खून बह रहा था जो इथान ने उसे टॉर्चर करते हुए दिए थे और वह अपनी भारी और नम आंखों से बिना पलके झपकाए बस ऋषभ के चेहरे को देख रही थी। और वही उस बेसमेंट से दर्द भरी चीखों की आवाज आ रही थी। उन आवाजों से पता लगाया जा सकता था कि सिर्फ आधे घंटे में ही ऋषभ ने इथान और उसके आदमियों की क्या हालत की होगी। और आगे की सारी सिचुएशन संभालने के लिए ऋषभ ने अपने खास आदमियों और कपिल को वही छोड़ दिया था। ऋषभ अनन्या को लेकर अपनी कार की ओर बढ़ गया। तभी ड्राइवर ने उसके लिए बैकसीट का डोर खोला और ऋषभ अनन्या को वैसे ही अपनी गोद में कार में बैठ गया। वही ड्राइवर ने जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी। अनन्या की नजरें अभी भी ऋषभ के चेहरे पर टिकी हुई थी और उसके दिमाग में इथान की बताई हुई बात को लेकर कई सवाल चल रहे थे और वह यही सब सोचते हुए ऋषभ को देख रही थी जो उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा था, जैसे मानो उसने अनन्या के दिमाग मसगल रहे सवालों को पढ़ लिया हो। ऋषभ ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोला, गाड़ी हॉस्पिटल की ओर मोड़ लो। यह सुन ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की ओर मोड़ दी। कुछ देर बाद कार सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने जैसे ही ऋषभ की साइड का दरवाजा खोला, ऋषभ तुरंत अनन्या को अपने हाथों में उठाए हुए अंदर ले गया। यह हॉस्पिटल खुद ऋषभ का था। ऋषभ को वहां देखकर और अनन्या की ऐसी हालत देख हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर जल्दी से ऋषभ के पास आई और घबराते हुए बोली, क्या हुआ है मिस्टर कुंद्रा? और यह डॉट? ऋषभ गुस्से से उस डॉक्टर घूरते हुए बोली, आंखें किधर है, पेशेंट की कंडीशन नहीं दिख रही। डॉक्टर तुम हो या मैं? डॉक्टर एकदम से घबराकर बोली, सॉरी सर, आप मिसेस कुंद्रा को मेरे साथ मेरे कैबिन में वहीं पर ले चलिए, मैं एग्जामिन करती हूं। बोलकर वह आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद सीनियर डॉक्टर के कैबिन में डॉक्टर ने अब तक अनन्या को अच्छे से एग्जामिन कर लिया था। उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी और जहां से खून बह रहा था डॉक्टर ने उसे अच्छे से साफ करके उस पर बैंडेज लगा दिया था। डॉक्टर अपना काम करके ऋषभ की ओर मुड़ी और धीरे से बोली, सर थैंक गॉड मैडम को ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई है और जो है उन्हें मैंने बैंडेज कर दिया था। यह 1-2 हफ्ते में अच्छे रिकवर हो जाएंगी, लेकिन आपको खास ख्याल रखना होगा कि यह अपने बैंडेज को पानी से बचाकर रखे, तब जल्दी रिकवर कर जाएंगी। यह सुन ऋषभ ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोली, और एक बात, मैं मैम को दर्द न हो उसके लिए कुछ मेडिसिन दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मैम को टेटनस का इंजेक्शन देना होगा। डॉक्टर की बात खत्म होते ही अनन्या जल्दी से बोली, क्या इंजेक्शन? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगी। इस पूरे वक्त में ऋषभ के सामने अनन्या की जबान अब खुली थी। उसके मुंह से अब कुछ निकला था। वही अनन्या की बात सुन डॉक्टर ने ऋषभ की ओर देखा। ऋषभ ने उसे आंखों में ही इंजेक्शन लगाने के लिए परमिशन देते हुए हाँ में इशारा कर दिया।
यह देख डॉक्टर ने जैसे ही इंजेक्शन में दवाई भरकर उसे तैयार किया, अनन्या उसे ऐसा करता देख एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, मैंने मना किया ना, तो फिर आप यह क्यों कर रही है? देखिए, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, आप चाहे तो मुझे मेडिसिन एक्स्ट्रा दे सकती है, लेकिन यह नहीं। अनन्या के चेहरे पर इंजेक्शन का डर साफ झलक रहा था और वही डॉक्टर के चेहरे पर कंफ्यूजन। डॉक्टर बेचारी लाचार नजरों से ऋषभ की ओर देखने लगी। तभी ऋषभ ने आगे बढ़कर अनन्या को अपनी लैब पर बैठा लिया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। यह देख डॉक्टर ऋषभ का इशारा समझ गई और उसने आगे आकर इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। वही अनन्या ने यह सब फील करते हुए अपना चेहरा ऋषभ के सीने में छुपा लिया और अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली। वही ऋषभ का दूसरा हाथ अनन्या के सर पर था, जो सहलाते हुए उसे शांत करने का काम कर रहा था। कुछ देर और हॉस्पिटल में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ऋषभ और अनन्या इस वक्त कार में बैठे थे और अगले कुछ ही देर में उनकी कार कुंदरा पैलेस के रडार में आकर रुकी। पूरे वक्त में ऋषभ और अनन्या ने बिल्कुल भी बात नहीं करी थी। जहां ऋषभ बस वैसे ही चुप था, तो अनन्या के दिमाग में इथान की बताई हुई बातों के बारे में सोच सोचकर कई सारे सवाल घूम रहे थे, जिसका जवाब उसे ऋषभ से ही चाहिए था। अनन्या की हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, दिखने में वह काफी कमजोर लग रही थी। ऋषभ जैसे ही अनन्या को पैलेस के अंदर लेकर गया, तो उसने देखा कि बस खुशी को छोड़कर बाकी का पूरा कुंदरा और शेखावत परिवार वही हॉल में बैठा हुआ कब से उन दोनों का वेट कर रहा था। अनन्या पर जैसे ही उन लोगों की नजर, वह सब तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए और बहुत देर बाद अनन्या और ऋषभ को देखकर उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट नजर आई और उन सबकी आंखें खुशी से नम हो गई। वही अनन्या ने सबको एक हल्की सी मुस्कान दी। मगर जब परिवार वालों की नजर अनन्या की हालत पर गई, तो वह सब एक एक करके ऋषभ से सवाल करने लग गए। ऋषभ ने बस सबके सवालों का यही एक सवाल किया कि वह इन सबको बारे में बाद में बताएगा, क्योंकि अभी अनन्या की तबीयत ठीक नहीं थी। यह बोलकर वह जैसे ही अनन्या को अपने रूम में लेकर जाने को हुआ, तभी बबीता जी ने आगे आकर अनन्या को गले से लगा लिया और उसे प्यार से देखने लगी। वही ऋषभ को बस कैसे भी करके पहले अपनी शर्ट बदलनी थी, जिस पर ब्लड स्टेन लगे थे, इसलिए वह जैसे ही आगे बढ़ा, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और वह कोई और नहीं बल्कि अनन्या थी। यह देख ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि आज तक उसका कॉलर पकड़ने की हिम्मत किसी में भी थी, और यह सब आज पहली बार हुआ था कि किसी ने उसका इस तरह से कॉलर पकड़ा था। यह बात पूरे परिवार के लिए भी शॉकिंग थी। सब लोग हैरानी से अनन्या की ओर देख रहे थे और वही अनन्या काफी गुस्सा से ऋषभ के चेहरे की ओर देख रही थी। तभी वह अपनी पकड़ मजबूत करते हुए थोड़ा गुस्से से बोली, आखिर कौन हो तुम? यह सुन ऋषभ ने अपनी आंखें खोलकर अनन्या को देखा। वही सब लोग न समझी में अनन्या को देखने लगे। मुंबई, इंडिया, कुंदरू पैलेस। सब लोग अनन्या का सवाल सुन न समझी में अनन्या को देख रहे थे। तभी वह फिर से अपना सवाल करते हुए तेज आवाज में बोली, मैंने पूछा, आखिर कौन हो तुम और मुझे बचपन से कैसे जानते हो? क्योंकि मैं तो तुम्हें अपनी शादी से पहले तक नहीं जानती थी और अब भी नहीं जानती। आखिर कौन हो तुम और शादी के पहले तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता था? बता क्यों नहीं देते? और किस रिश्ते से मुझे बचपन में सिक्योरिटी देते आए थे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? यह सारे सवाल सुनने के बाद भी ऋषभ बड़ा ही शांत नजर आ रहा था और वह बस चुपचाप उसे देख रहा था। सब लोगों को अब लगने लग गया था कि अब वह वक्त आ गया था कि अनन्या को सब कुछ सच बताया जाए, जो अब तक वह ऋषभ की वजह से उससे छुपाते आए हैं। लेकिन वह लोग अभी भी पहले ऋषभ के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी विहान तेज आवाज में अनन्या से बोला, गलत इंसान से पूछ रही हो, वह तुम्हें इस बारे में कभी कुछ नहीं बताएगा। यह सुन अनन्या की आंखें नम हो गई और वह अपनी भीगी हुई पलकों से ऋषभ को देखती रही, उसके कुछ बोलने का इंतजार करती रही, जो बिल्कुल खामोश अनन्या को देख रहा था। तभी अचानक ही वह अनन्या के हाथों से अपना कॉलर छुड़ाकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। अनन्या अपनी जगह पर खड़ी हुई बस हैरानी से उसे जाता देख रही थी। तभी विहान पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, परेशान मत होइए, वह तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा, बस खुद तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता। तभी बबीता जी अनन्या को पकड़कर वही सोफे पर बैठाते हुए बोली, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बताया जाए, और जब तुम इतना जान गई हो तो फिर अब तुमसे कुछ भी छुपाना गलत होगा। यह सब सुन अनन्या की हैरान बढ़ती जा रही थी। मतलब इथान की बात सच थी कि जरूर बचपन से ही उसका ऋषभ से कोई रिश्ता तो था, जिसके बारे में उसे कुछ याद नहीं था। तभी सुनीता जी बोली, बेटा यह कहानी मुझसे शुरू हुई है तो मैं ही तुम्हें इसके बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि भीतर भाग ली मैं अपने पास से अब बस और नहीं। बोलकर वह कुछ पल रुक कर बोली, यह कहानी जब शुरू हुई थी जब मैं एक कॉलेज गोइंग लड़की थी, और तब तुम्हारे दादू यानी अभिराज रायचंद और मेरे बाबा अमर कुंदरा की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। वह लोग अपने कॉलेज के जमाने से ही एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स इतने की एक दूसरे पर जान चिड़कते थे। तब बाबा ने और अभिराज अंकल ने मिलकर एक सपना देखा था कि वह चाहते थे कि वह लोग अपनी शादी के बाद भी एक दूसरे से कनेक्ट रहे, और इसीलिए उन दोनों ने ही एक ही परिवार की दो बेटियों से ही शादी की और एक ही दिन एक साथ वह दोनों अपनी बारात लेकर गए। शादी के कुछ साल बाद बाबा और अंकल को लगा कि अभी सब अच्छा नहीं हुआ, और उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी सालों की फ्रेंडशिप को अब रिश्तेदारी में बदल लेना चाहिए, और इसलिए दोनों ने ही सोचा कि पहले जिसकी बेटी होगी वह दूसरे वाले के पहले बेटे से उसकी शादी करा देगा। ऐसे वह लोग संबंधी बन जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अभिराज अंकल के 3 बेटे हुए और अपने घर पर पहले में और फिर आदित्य, तो फिर डिसाइड हुआ कि वह लोग मेरी और अभिराज अंकल के बड़े बेटे यानी तुम्हारे बड़े पापा अभिषेक रायचंद से करा देंगे। और इसलिए अभिराज अंकल और बाबा ने दोनों ने मिलकर यह वसीयत में भी लिख लिया कि हमारे बड़े होते ही हमारी शादी की उम्र में वह दोनों हमारी शादी करा देंगे। और फिर कुछ साल बाद एक दिन आया जब बाबा ने मुझे इस बारे में बताया। वह सब सुनकर बाकी लड़कियों की तरह मुझे भी एक झटका सा लगा, क्योंकि मैं उस वक्त किशोर से प्यार करती थी और मैं भी अपने प्यार के बारे में उसी दिन बाबा को बताना चाहती थी, और उसी दिन उन्होंने मेरे बताने से पहले ही मुझे यह फैसला सुना दिया था कि कुछ दिन बाद हमारी शादी। मेरी गलती इतनी थी कि मैं बाबा का फैसला सुनकर चुप रही और अंदर ही अंदर टूट गई।
अपने प्यार के बारे में कुछ भी बताने से पहले ही हार मारकर बैठ गई। कुछ दिन बाद दोनों परिवारों में शादी की चहल पहल गूंजने लगी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते गए मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैंने हर रोज खुद में हिम्मत इकट्ठा करके बाबा को बताने कोशिश की, लेकिन जब मैं बाबा को खुश देखती तो सारी हिम्मत जवाब दे जाती। और फिर आखिरकार मैंने बाबा की खुशी के लिए अपना प्यार का गला घोंटना ही ठीक समझा और दिल पर पत्थर रखकर मैंने अभिषेक से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन भगवान को तब कुछ और ही मंजूर था, इसलिए इस बारे में किशोर को भी पता लग गया। और शादी वाले दिन मंडप में बैठने से पहले मुझे किशोर की तरफ से एक चिट्ठी आई और जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। किशोर ने मुझे बताया कि अगर मैं किसी से शादी करती हूं तो वह अपनी जान दे देगा। यह सोच सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। फिर पता नहीं क्या मन में आया कि बिना किसी के बारे में सोचकर मैं मंडप से बैठने से पहले सब कुछ छोड़कर भाग गई। जब सबको पता लगा कि दुल्हन मंडप से भाग गई तो दोनों परिवारों को काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लेकिन जब अभिराज अंकल को पता लगा कि बाबा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था तो वह उनका सहारा बने और मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। तब उन्हें पता लगा कि मैंने किशोर से शादी कर ली है और इसलिए उन दोनों ने मुझे भूलकर आगे बढ़ना ही ठीक समझा। और धीरे धीरे इस बात को साल बीत गए और तब दोनों घरों में नन्हे नन्हे एंजल पैदा हुए। कुंदरा परिवार में शौर्य और यहाँ ऋषभ। फिर कुछ साल बाद रायचंद भवन में एक नन्ही सी परी आई, यानी कि तुम। तब बाबा अंकल से मिलने छोटे से ऋषभ को अपने साथ रायचंद भवन ले जाया करा करते थे और तभी उस बीच तुम्हारी और ऋषभ की दोस्ती हुई। धीरे धीरे वह तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव होने लगा। जब भी अंकल और बाबा तुम दोनों को साथ खेलता या बातें करता देखता तो उनके मन में फिर से अपने दिल की सबसे बड़ी तमन्ना को पूरा करने का मन करता। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों दोस्तों ने फिर से मेरी और अभिषेक की वसीयत में कुछ बदलकर तुम दोनों के नाम कर दी। इधर सब ठीक चल रहा था और वही दूसरी तरफ शादी हो जाने के बाद भी अभिषेक मेरे और किशोर के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। वह अपने ईगो का बदला किशोर को मारकर लेना चाहता था और इसलिए आए दिन तरह तरह से हमें परेशान करता था। फिर एक दिन आया तब मैं प्रेग्नेंट थी और विहान भी यही कोई 7-8 साल का था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तब एक सुबह किशोर और मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए घर से निकल रहे थे और वही अभिषेक के आदमी हाथ में बंदूक लेकर बाहर खड़े थे। किशोर के बाहर आते ही उन लोगों ने उसे घेर लिया। तब मैं और किशोर किसी तरह उस वक्त अभिषेक के गुंडों से बच निकले और फिर चेकअप कराने हॉस्पिटल गए। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आई तो मुझे किशोर कहीं नजर नहीं आया और उसके बारे में सोच सोचकर ही मेरा जी घबराने लगा। जब कुछ दिन तक इधर उधर भटकने पर भी मुझे किशोर की कोई खबर नहीं मिली तो मैं मायूस घर लौट गई। फिर एक दिन पता नहीं कैसे किशोर अभिषेक की कैद से भाग निकला और मेरे पास आया। लेकिन तब उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से में काफी जख्म थे। उसे देखकर ही लग रहा था कि अभिषेक ने उसे कितना टॉर्चर किया था। हम कोई और रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए किसी तरह पहचान छुपा कि मैंने किशोर को एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और मदद के लिए 10 साल बाद अपने बच्चे के साथ वापस कुंदरा पैलेस की चौखट पर चली आई। मेरी पूरी दास्तां सुनने के बाद बाबा को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी और किशोर के इलाज के लिए भी मेरी फाइनेंशियल मदद की। मुझे कुंदरा पैलेस में रहते हुए कुछ महीने बीत गए और तब तक किशोर की हालत में भी सुधार आने लगा। लेकिन यह बात पता नहीं कैसे अभिषेक को पता चल गई और उसने बाबा खिलाफ अभिराज अंकल के कान भर दिए, जिससे फिर से दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव पैदा हो गए। कुछ दिन बाद जब बाबा ने अभिराज अंकल से बात की तो उन्होंने मेरी वजह से बाबा को बहुत कुछ सुनाया। यहां तक कि मेरी साइड लेने पर और वापस मुझे घर बुलाकर आसरा देने पर उन्होंने बाबा को धोखे और चलबाज भी कह दिया। वही अभिषेक के बारे में सच जानकर बाबा से भी नहीं रहा गया और उन्होंने अंकल को भी खूब सुनाया और फिर धीरे धीरे दोनों परिवारों में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। यह सब बताते हुए ही सुनीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पुरानी बातें बताते हुए ही उनके सारे जख्म फिर से ताज़ी हो गए थे। बस किसी तरह सब कुछ बताते हुए उन्होंने खुद को कंट्रोल किया हुआ था और उन्हें हिम्मत देने के लिए किशोर ने उसका एक हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे से वह उनकी पीठ सहला रहे थे। सुनीता जी की सारी बात सुन वहां मौजूद सबकी आंखें अब तक नम हो चुकी थी। मुंबई, इंडिया, कुंदरा पैलेस। सुनीता की बात सुन सब लोग अभी शांत बैठे कि तभी विहान आगे की कहानी बताते हुए बोला, कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती है। जब तुम बस 4 साल की बच्ची थी और ऋषभ तुम्हें तब स्वीटी कहकर बुलाता था और तुम उसे प्रिंस। जब तुम बहुत छोटी थी इसलिए अभिराज अंकल और अभिषेक अंकल को काफी आसानी हो गई थी तुम्हारा ब्रेन वॉश करके सब कुछ तुम्हारे दिमाग से डिलीट करने में। तुम धीरे धीरे बड़ी होती गई और सब कुछ भूलती गई। लेकिन ऋषभ उस 10 साल का था जब उससे उसकी स्वीटी को अलग किया गया था। परिवारों के बीच दुश्मनी होने के बावजूद भी वह तुमसे मिलने हर रोज रायचंद भवन जाता था। लेकिन अभिषेक अंकल कभी मिलने ही नहीं देते थे और बल्कि ऋषभ को काफी ह्यूमिलिएट और परेशान भी करते थे और बाबा को अलग से ताना कसते थे। इसलिए बाबा सबको लेकर उदयपुर से मुंबई शिफ्ट हो गए। फिर काफी दिन जब वह तुमसे नहीं मिल पाया तो मेरा भाई काफी खामोश रहने लगा और वह हर दिन तुमको मिस करता। और एक दिन पता नहीं उसके दिमाग क्या आया, उसने मामी से भी जिद की कि वह उसे तुमसे मिलवाने उदयपुर ले जाए। लेकिन तब मामी ने उसको सख्ती से मना कर दिया। ऋषभ बचपन से ही काफी स्ट्रांग और ब्रेव था और उसकी फीलिंग्स भी तुम्हारे लिए उतनी ही स्ट्रांग थी, इसलिए वह बिना किसी को बताए खुद ही तुमसे मिलने उदयपुर चला गया। और तब भी अभिषेक अंकल ने उसे देख लिया और उन्होंने फिर से कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर बाद में बाबा को कंप्लेंट भी कर दी, जिसके बाद बाबा ने ऋषभ को बोर्डिंग स्कूल भेजना का फैसला लिया। मैं और ऋषभ बचपन से ही एक भाई के साथ दोस्त रहे हैं। मैंने उसे हर हालत में देखा और तब उसकी क्या कंडीशन थी यह जानते हुए भी मैं उसे अकेले नहीं छोड़ना सकता था, इसलिए मैं भी उसके साथ बोर्डिंग स्कूल गया। लेकिन सच में वह वहां भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाया, बस फिर अपने इमोशन दिखाने बंद कर दिए। लेकिन उसके दिल में फीलिंग्स हमेशा जिंदा रही। उसकी आंखों में जो इमोशन थे तुम्हारे लिए वह एक दोस्त से बढ़कर थे। यू नो व्हाट आई मीन। और उसकी शिद्दत का रिजल्ट तुम्हारा यहां होना है। बोलते हुए उसकी आंखें हल्की नम हो चुकी थी।
इसलिए उसने दोनों हाथों से अपने चेहरा साफ किया। वही अनन्या ऋषभ के बारे में सब कुछ सुनने के बावजूद एकदम चुप थी। कहीं न कहीं उसे भी हैरानी थी क्योंकि जो चीजें वह अब तक नहीं जानती थी उसके बारे में वह सब उसके सामने थी। और सबसे बड़ी बात, उसके सामने उसके उन सवालों के जवाब एक अतीत की कहानी बनकर आए थे। आज काफी चेहरों से पर्दा उठा था। सब लोग अनन्या को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सब यह देखकर हैरान थे कि इतना सब कुछ जानने के बाद अनन्या कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रही थी। वह इतनी चुप क्यों थी। इससे पहले कि कोई अनन्या से बात करने के लिए कुछ बोलता, अमर कुंद्रा ने अनन्या को कुछ देर के लिए अकेले छोड़कर सबको वहां से जाने का इशारा किया। अमर कुंद्रा का इशारा समझ सब लोगों ने अनन्या को कुछ देर के लिए अकेले ही छोड़ना ठीक समझा और फिर वह लोग अनन्या को ऋषभ से बात करने का भी टाइम देना चाहते थे। इसलिए सब लोग वहां से चले गए और सबके जाने के बाद अनाने भी एलिवेटर की ओर बढ़ गई। अनन्या जैसे ही एलिवेटर के पास पहुंची तभी विहान ने उसका रास्ता रोक लिया। अनन्या बिना कुछ बोले विहान को देखने लगी। तभी विहान अपना सर झुकाकर बोला, मुझे तुमसे एक और बात बतानी है जो मैं सबके सामने नहीं बोल सकता था, लेकिन वह तुम्हारी जाननी जरूरी है। अनन्या बस विहान को देखती रही, जैसे वह जानना चाहती थी कि आखिर ऋषभ के बारे में अब और कौन सी ऐसी बात थी जो विहान उसे फैमिली के सामने नहीं बता सकता था। विहान अनन्या का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया। विहान ने पहले इधर उधर देखकर अच्छे से तसल्ली कर ली कि कहीं कोई उनकी बात तो नहीं सुन रहा है। जब उसे कोई नहीं दिखा तब वह उससे धीरे से बोला, तुम तो ऋषभ की दूसरी आइडेंटिटी के बारे में जानती ही हो। मेरा मतलब है कि वह देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ अंडरवर्ल्ड का किंग भी है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि उसे फैमिली से इतना प्यार मिलने के बाद भी वह इतना क्रूर क्यों है? मतलब अंडरवर्ल्ड से क्यों जुड़ा हुआ है? इतना पावरफुल क्यों है? यह सुन अनन्या क्वेश्चनिंग लुक से उसे देखने लगी। विहान कुछ पल रुककर बोला, क्योंकि उस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अनन्या हैरानी से अटकती हुए बोली, मैं कैसे? विहान एक गहरी सांस लेकर बोला, दरअसल मेरे और ऋषभ के बोर्डिंग जाने के बाद जो हुआ फैमिली के सामने वह मैंने अधूरा सच बताया था। असल में बोर्डिंग जाने के बाद ही ऋषभ की दूसरी आइडेंटिटी ने उसके अंदर जन्म लिया और वह तभी से इतना पावरफुल बना, वह भी सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। बुरा मत मनाना, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे बड़े पापा यानी अभिषेक कुंद्रा सिर्फ वैसे नहीं है जैसे तुम जानती हो, बल्कि वह एक खूनी है और वह अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुक रखते थे, जिसके चलते उन्होंने अपने आदमियों से कहकर ऋषभ को बहुत परेशान किया। लेकिन बजाय इसके कि वह अपने कदम पीछे हटाए, उसने भी खुद को उतना ही नहीं बल्कि उनसे भी ज्यादा पावरफुल बना लिया और उस दुनिया का बादशाह बन गया जिसके दम पर वह ऋषभ को तंग करते थे। ऋषभ ने बस तुम्हें पाने के लिए खुद को ऐसा बनाया और खुद को इतना ताकतवर बनाया कि वह कल को आसानी से तुम्हें प्रोटेक्शन दे सके। तुम नहीं जानती, लेकिन ऋषभ ने 14 साल की उम्र में ही अंडरवर्ल्ड में कदम रख दिया था और वह उससे पहले से ही तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा है। वह बस खुद को इतना पावरफुल बनाना चाहता था कि कल को वह तुम्हें आसानी से हासिल कर सके। तुम नहीं जानती, मैंने अपने भाई को हर रोज तुम्हारे लिए तड़पते देखा है और हर रोज उसकी आंखों में एक बेचैनी और जुनून देखा था। लेकिन जब तुमसे शादी की है तब से वह जुनून, वह बेचैनी नहीं दिखी मुझे। यह कहकर वह मुस्कुराने लगा। वही अनन्या जो अब तक खुद को कंट्रोल किए हुए थी, यह सब सुनकर उसकी आंखें भी नम होने लगी। लेकिन इससे पहले कि विहान उसे ऐसे देखता, वह जल्दी से खुद को कंट्रोल करके विहान को थैंक्स बोलकर एलिवेटर से ऊपर अपने फ्लोर पर चली गई। कमरे में पहुंचते ही अनन्या ने सब जगह अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन उसे ऋषभ वहां कहीं नहीं नजर आया। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। अनन्या जब अपने बेडरूम में गई तो उसने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ा कर देखा, लेकिन उसे ऋषभ वहां कहीं नजर नहीं आया। तभी जैसे ही अनन्या बाहर जाने के लिए मुड़ी, उसकी नजर बालकनी में उठ रहे धुएं पर गई, जिसे देख अनन्या उस तरफ बढ़ गई। उसने बालकनी का स्लाइड डोर हटाकर देखा तो ऋषभ रेलिंग पर अपना एक हाथ टिकाकर सामने देखते हुए सिगरेट का कश ले रहा था और अनन्या की तरफ उसकी पीठ थी। अनन्या धीमे कदमों से ऋषभ की ओर बढ़ गई। ऋषभ के पास पहुंचते ही वह रुक गई। तभी ऋषभ ने अपनी सिगरेट वही फ्लोर पर फेंक कर क्रश कर दी और एक झटके से अनन्या का हाथ पकड़कर उसे खुद के सामने कर लिया। अनन्या हैरानी से ऋषभ को देख रही थी और उसकी आंखें लाल थी। वही ऋषभ भी अपनी लाल आंखों से बिना किसी भाव के उसकी आंखों में देख रहा था। तभी अचानक ही अनन्या ने ऋषभ को टाइटली हग करके जोर जोर से रोने लगी। उसका पूरा चेहरा ऋषभ के सीने में छुपा हुआ था और वही ऋषभ बिना कुछ बोले बस उसके सर को सहला रहा था। करीब 10 मिनट ऐसे ही रहने के बाद अनन्या ने अपना सर उठाकर ऋषभ को देखा जो बस सामने देख रहा था। अनन्या धीरे से अपने दोनों हाथ ऋषभ के गालों पर रखकर सिसकते हुए बोली, तुमने कैसे सब बर्दाश्त कर लिया? कैसे? और वह भी अकेले? मुझे कभी कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? वाई? तुम्हें पता है मुझे सुनकर ही इतना हर्ट हो रहा है तो तुम्हें कितना हर्ट हुआ होगा सब कुछ सहते हुए। मैं शर्मिंदा हूं कि जिस फैमिली को मैंने अपना माना वह मेरी थी ही नहीं और न कभी हो सकी। मैं उन्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं कर सकती कि उन्होंने मेरे बचपन के प्यार को मुझसे दूर करने के लिए इतने घटिया प्लान किए और मुझे कभी कुछ बताया भी नहीं। खैर, मैं उन लोगों के बारे और बात करके अपना और तुम्हारा और मूड नहीं खराब करना चाहती। बस यूं समझ लो वह लोग अब मेरे लिए मैटर नहीं करते और न करेंगे। उन्होंने मेरे साथ ही नहीं बल्कि बुआसा के साथ भी गलत किया और उनका असली चेहरा भी आज मेरे सामने पर्दों की तरह आ गया। वह दौलत के लिए किस हद तक गिर सकते हैं मैं समझ गई। इसलिए ऐसे गिरे हुए लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं और न ही कोई रिश्ता है, और जो था आज वह सब खत्म। यह सुन ऋषभ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई जो अनन्या नोटिस नहीं कर पाई। तभी अनन्या अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, तुमने मुझे हमारे बचपन के बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे मेरी शादी वाले दिन किडनैप करके इसीलिए ही न मुझसे शादी की ना? और रायचंद परिवार से नफरत करने की वजह भी यही थी ना? हमारा पास्ट? और वह तड़प वाली बात भी इसलिए बोली थी न क्योंकि बचपन मेरी वजह से जो तुम पर बीती थी? फिर अपने सामने मुझे इस तरह अजनबी जैसा बर्ताव करते देख तुम्हें कितना हर्ट होता होगा ना? आई डोंट नो क्यों नहीं बताया,
लेकिन भाई ने मुझे तुम्हारे बोर्डिंग वाली बात और सिक्योरिटी देने वाली बात भी बताई। कमाल की बात है न, भाई ने बताया कि तुम्हारे क्रूल और अंडरवर्ल्ड में होने की वजह में हूं। जब मेरी वजह से तुम इतने क्रूल हो तो फिर मेरे साथ ही इतने सॉफ्ट और लवली क्यों हो? यह सुन ऋषभ ने एकदम से अनन्या को देखा जो अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे ही देख रही थी। ऋषभ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर के अपने अंगूठों से उसके आंसू साफ करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कॉस आई लव यू। आई लव यू मोर देन एनीवन। मोर देन यू। बोलते हुए उसकी आंखों में एक जुनून था और एक पागलपन जो बस अनन्या के लिए था। और यह पहली बार था जब ऋषभ ने खुद अपने प्यार का कन्फेशन दिया था। प्यार तो वह करता था। उसकी आंखों में उसके हर मूव में अनन्या के लिए बेहद प्यार और केयर छुपी होती थी, लेकिन बस कभी इस तरह इजहार नहीं किया था। कभी सामने से अनन्या को लव यू नहीं बोला था। वही ऋषभ का पहला सेंटेंस और उसकी आंखों की इंटेंसिटी देख अनन्या का दिल इतनी तेज रफ्तार से धड़कने लगा था कि उसकी धड़कनों की आवाज ऋषभ आसानी से सुन पा रहा था। अनन्या के चेहरे एक अलग ही सुर्खियों में ग्लो कर रहा था। कुछ देर बाद अनन्या को एहसास हुआ कि वह ब्लश कर रही थी। ऋषभ हल्का सा झुककर उसके कान के पास आकर बोला, आई थिंक वाइफी कि हमें अब अपने उस अधूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना चाहिए जो मेरे बर्थडे नाइट पर रह गया था। और आई थिंक तुम भी उसी के बारे में सोच रही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा डेस्परेट तो तुम ही थी, राइट? यह सुन शर्माती हुई अनन्या ने हल्का सा पंच ऋषभ की चेस्ट पर मारा और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। तभी अनन्या को एहसास हुआ कि ऋषभ का दिल भी उतनी ही स्पीड से धड़क रहा था जितना कि उसका। यह सब महसूस करते ही अनन्या का चेहरा टमाटर की तरह पूरा लाल हो गया था और वह बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी कि उसके चेहरे पर से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे ऐसे देख ऋषभ के चेहरे पर भी एक जेन्युइन स्माइल आ गई थी। कुछ देर ऐसे ही हक करे हुए रहने के बाद अचानक ही ऋषभ ने अनन्या को अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर ले जाने लगा। अनन्या न समझी में उसे देखने लगी। उसके एक्सप्रेशन समझ ऋषभ ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी मौसम खराब है, बारिश होने वाली होगी कुछ देर में, ऐसे में ज्यादा देर बाहर खड़े रहना ठीक नहीं है। यह सुन अनन्या ने ऊपर देखा तो वाकई में आसमान में बादल थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। किसी भी वक्त तेज बारिश हो सकती थी। ऋषभ ने अनन्या को बेड पर लेटाया ही था कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। ऋषभ ने रिमोट कंट्रोल से सारे डोर और विंडोज लॉक कर दी और उसने मुड़कर अनन्या को देखा जो बेहद मासूमियत से ऋषभ को देख रही थी। यह देख ऋषभ ने एक लंबी सांस छोड़ी और क्लोसेट की ओर बढ़ गया चेंज करने के लिए। वही अनन्या भी फ्रेश होने के बाद चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अनन्या अपने नाइट सूट पहनकर बाहर आई तो उसने देखा ऋषभ बेड पर अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा था। अनन्या धीरे से आकर बेड के एक साइड करवट लेकर लेट गई। उसकी पीठ ऋषभ की तरफ थी। तभी उसे अपने पेट पर ऋषभ का भारी हाथ महसूस हुआ। ऋषभ ने एक झटके से उसे अपने पास खींच लिए और उसकी पीठ ऋषभ के सीने से टकरा गई। तभी अनन्या को अपनी गर्दन पर ऋषभ की गर्म सांसें फील हुई और उसके बाद उसके हार्ड होठों का टच। ऋषभ धीरे धीरे अनन्या को उसकी गर्दन से उसके शोल्डर तक किस कर रहा था और वही अनन्या ने यह सब फील करते हुए ही अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी और अपने हाथों में अपनी नाइटी को कसकर भर रखा था। वही ऋषभ के हाथ धीरे धीरे उसके कंधे से नीचे तक जा रहे थे। अनन्या के हाथों की मुट्ठी को महसूस करते हुए ऋषभ ने धीरे धीरे उसके हाथों से उसकी नाइटी को रिलीव किया और उसके हाथों से खुद के हाथ इंटरवाइन कर लिए। ऋषभ अब तक उसके कंधे तक आ गया था और उसने जगह बनाने के लिए अनन्या की नाइटी को उसके कंधे से भी खिसका दिया था। कुछ देर बाद ऋषभ ने धीरे से अनन्या को सीधा किया जिससे वह अब पीठ के बल बेड पर लेट गई। अब तक अनन्या की सांसें तेज हो चुकी थी। तभी ऋषभ ने एकदम से उसके ऊपर आकर उसके होठों को कैप्चर कर लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। करीब 10 मिनट बाद ऋषभ ने उसके होठों को फ्री किया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। अनन्या लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद की सांसें नॉर्मल कर रही थी और वही ऋषभ धीरे धीरे नीचे जाने लगा था। तभी जैसे ही ऋषभ ने अनन्या की कॉलर बोन पर हल्का सा बाइट किया तो अनन्या के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। ऋषभ हल्का सा अनन्या के ऊपर से उठा और एक झटके से अनन्या के नाइट सूट की शर्ट उतार दी। यह देख अनन्या ने गाल शर्म से लाल हो गए कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही ऋषभ अब पूरी तरह उसमें खो गया था और अब तक उसने अनन्या के पूरी गर्दन और उसकी कॉलर बोन पर अपनी पहचान छोड़ते हुए पूरी लाइफ बाइटस से भर दिया था और अब वह धीरे धीरे नीचे जा रहा था। कुछ देर बाद उन दोनों के सब कपड़े कमरे में इधर उधर बिखरे हुए थे और वह दोनों सफेद ब्लैंकेट के अंदर बिल्कुल नेक्ड मेकिंग आउट कर रहे थे और वही ब्लैंकेट के बाहर अनन्या की तेज सांसों में उसके मौन करने की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। बाहर का मौसम बारिश की वजह से जितना ठंडा था कमरे के अंदर का माहौल उतना ही गर्म था। करीब 1 घंटे के मेकिंग आउट के बाद ऋषभ ने अनन्या के होठों को फिर से कैप्चर करके अनन्या को कमर से पकड़कर हल्का सा पुश किया और किसकी वजह अनन्या की एक दर्द भरी चीख उसके मुंह में ही रह गई, लेकिन दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वही अनन्या का दर्द से ध्यान भटकाने के लिए ऋषभ सॉफ्टली उसे किस कर रहा था। कुछ देर बाद ऋषभ के प्यार की वजह से उसके दर्द प्लेजर में बदल गया और वह दोनों रात भर अपनी दुनिया में गुम होकर रह गए। पता नहीं रात के किस पहर अनन्या की आंख लगी और ऋषभ अपनी पेंट और अनन्या को अपनी शर्ट पहनाकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगले दिन सुबह का वक्त, विंडो से आ रही सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने से अनन्या की आंख खुली। अनन्या एक बच्चे की तरह अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठी तभी उसे एक तेज दर्द का एहसास हुआ और उसके मुंह से एक चीख निकल गई और वह अपना पेट पकड़कर वही बेड पर ही बैठी रह गई। तभी ऋषभ अपने हाथ में एक ट्रे लेकर रूम में एंटर हुआ। ट्रे साइड टेबल पर रखने के बाद ऋषभ ने अनन्या को गुड मॉर्निंग विश करके उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बाथरूम की ओर बढ़ गया। अंदर बाथटब में उसने पहले ही गर्म पानी कर रहा था। उसने अनन्या को जैसे ही टब में बैठाया, अनन्या ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर बाद ऋषभ अनन्या को अपनी गोद में उठाए हुए बाथरूम से बाहर आया और इस वक्त उन दोनों ने बाथरोब पहना हुआ था। अनन्या का चेहरा लाल था तो वही ऋषभ के फेस पर एक तिरछी मुस्कान। ऋषभ अनन्या को बेड पर बैठाने के बाद अपने कपड़े पहनने क्लोसेट की ओर बढ़ गया।
कुछ देर बाद ऋषभ अपने कपड़े पहनने के बाद वार्डरोब से अनन्या के लिए एक मिड थाई लेंथ टी शर्ट निकाल कर लाया। ऋषभ ने बेड पर अनन्या के सामने बैठने के बाद धीरे से उसका रोब उतारा और उसके शरीर पर दिए अपने लव बाइट्स पर धीरे धीरे ऑइंटमेंट लगाने लगा। ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसने उसे टी शर्ट पहनाई और साइड टेबल पर रखी ट्रे से लेकर अनन्या को एक टेबलेट खिलाई जो एक पेनकिलर थी। दवाई खाने के कुछ मिनट बाद अनन्या को काफी रिलीफ फील हुआ। अनन्या मुस्कुराते हुए बड़े ध्यान से ऋषभ को यह सब करते हुए देख रही थी। तभी उसका ध्यान बेडशीट पर गया। जो चेंज थी मतलब लास्ट नाइट जो बेडशीट थी वह चेंज थी। यह देख अनन्या ने हैरानी से ऋषभ की ओर देखा। ऋषभ उसे उसका ब्रेकफास्ट कराते हुए बोला, गंदी हो गई थी वाइफी। यह सुन अनन्या ने हैरानी से ऋषभ को देखा, तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी चमक आ गई और उसने तुरंत आगे बढ़कर ऋषभ के गाल पर किस कर लिया। ऋषभ अनन्या को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और उसे ब्रेकफास्ट कराने लगा। ब्रेकफास्ट में सैंडविच था। सैंडविच का एक बाइट लेने के बाद अनन्या ने वह सैंडविच ऋषभ की ओर बढ़ा दिया और उसने भी एक बाइट ले लिया। इसी तरह दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ऋषभ धीरे से अनन्या को बेड पर लेटाते हुए बोला, यू नीड टू रेस्ट वाइफी। बोलकर वह अनन्या के माथे पर हाथ फेरने लगा। वही अनन्या भी काफी ज्यादा थकान फील कर रही थी क्योंकि पिछली रात वह ठीक से सोई नहीं थी और फिर दर्द की वजह से उसकी आंख जल्दी खुल गई। लेकिन हॉट शावर, पेनकिलर और ऊपर से सुबह सुबह ऋषभ की स्वीट ट्रीटमेंट और उसके प्यार की वजह से अनन्या की सारी थकान खत्म हो गई थी और बेड पर लेटते ही वह काफी रिलीफ फील कर रही थी और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में भी सो गई। उसके सोने के बाद ऋषभ पूरे कमरे को रिमोट कंट्रोल से नाइट मोड पर लगाकर अपना काम करने के लिए अपने प्राइवेट स्टडी रूम में चला गया। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो कपिल का एक मैसेज आया हुआ था, बॉस, मैंने इथान और अभिषेक उन दोनों को उनकी असली जगह पहुंचा दिया जहां वह डिजर्व करते थे। और हाँ, इथान के बारे में उसके बाप को उसकी खबर मिल गई जिससे वह अपना आधे संतुलन के साथ पूरा दिमागी संतुलन खो चुका है। हमारे लोगों ने उसे पकड़ लिया है और इसकी मैंने आपको एक वीडियो सेंड की है। ऋषभ ने तभी वह वीडियो क्लिप ऑन की तो उसमें मिस्टर लाचलान सड़कों पर पागलों की तरह चलते हुए एक ही बात बोल रहे थे, ऋषभ कुंद्रा, यह तुमने ठीक नहीं किया मेरे बेटे के साथ। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तुम्हारी वजह से मैं सालों से अंधेरे से रोशनी में आया हूं। मेरी प्लानिंग और जिंदगी बर्बाद करने के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी काले कपड़े पहने हुए ऋषभ के कुछ आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया। यह देख ऋषभ डेविल स्माइल करते धीरे से बोला, गुड जॉब। रात का वक्त बेडरूम की बालकनी में रेलिंग पर हाथ टिकाए अनन्या सामने आसमान में चांद को देख रही थी और तभी ऋषभ ने उसे पीछे से हग कर लिया और उसके बालों में अपना मुंह छुपाकर उन्हें स्निफ करके उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। यह देख अनन्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। कुछ देर बाद ऋषभ ने अनन्या को पलटा और हल्का सा झुककर उसके सर से अपना सर जोड़ लिया। अनन्या के दोनों हाथ ऋषभ के गालों पर थे और वही ऋषभ के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। दोनों ही एक दूसरे से अपना सर जोड़े मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में बेहद इंटेंसिटी से देख रहे थे और हल्की ठंडी हवा में अनन्या के खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। तभी दोनों एक साथ बोले, आई लव यू। द एंड डॉट। गॉड ब्लेस यू।